हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि शॉमिंग अपनी मॉम के पास पहुँचती है, लेकिन इसकी मॉम इसे नहीं पहचानती, बल्कि वो तो इनसे डर रही होती हैं। फिर यांगजाओ शॉमिंग की मॉम के करीब जाता है तो वो उसे पहचान जाती हैं और उसको हाथ से पकड़ लेती हैं। शॉमिंग इनके करीब आने लगती है तो वो यांगजाओ के पीछे छुप जाती हैं। शॉमिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा रोना आता है कि मेरी मॉम किस तरह कर रही है। खैर, फिर ये लोग घर के लिए निकलते हैं और गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। यांगजाओ कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरी इतनी परवाह करती हैं, अगर मुझे पता चल गया कि इन्होंने मेरे बाप को नहीं मारा तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो बहुत सैड होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम के पास आती है तो वो उन्हें पहचान जाती है। शॉमिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वो घर से निकलती है तो इतने में यांगजाओ उतर कर आता है और वो देखता है कि शॉमिंग कहीं जा रही है, लेकिन ये उसे नहीं रोकता। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिस्कस करता है और ये सभी को बहुत पसंद आता है तो सभी इसके लिए क्लैप करते हैं। और शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो जॉब ढूंढ रही है और जॉब ढूंढते हुए एक कंपनी आती है। यहाँ की मैनेजर आकर इसे कहती है कि देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन इस वक्त बहुत खराब चल रही है, जो हमारी कंपनी के लिए भी बहुत बुरी होगी, इसलिए ये जॉब हम तुम्हें नहीं दे सकते। फिर शॉमिंग एक और जगह पर आती है तो वो समझते हैं कि शायद ये अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आई है। फिर शॉमिंग बताती है कि मैं जॉब के लिए आई हूँ, तो वो इसे काफी सारे पैम्फलेट्स दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हें जाकर बांट दो, अगर तुम ये कर पाई तो तुम्हारी जॉब पक्की। अब शॉमिंग बाहर आती है और पैम्फलेट्स बांटने लगती है, लेकिन कोई भी इससे पैम्फलेट नहीं लेता और अगर कोई ले भी लेता है तो वो उसे वहीं फेंक देता है। शॉमिंग बहुत सैड होती है। इतने में जियांगजी यहाँ से गुजरता है और वो शॉमिंग को मेहनत करता हुआ देखकर बहुत सैड होता है। कुछ देर गुजरती है कि शॉमिंग के पास लोगों की कतार लग जाती है। वो आते हैं और इससे पैम्फलेट लेकर जाते हैं। साथ ही जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो बलून्स लेकर बैठा है। जो भी बच्चे पैम्फलेट लेकर आते हैं इसे ये बलून दे देता है और यहाँ पर जियांगजी के प्यार की इंतहा साबित होती है। वहीं एक लेडी खड़ी होती है तो शॉमिंग उनके पास जाती है, लेकिन वो शॉमिंग को पहचान जाती हैं और इस पर बहुत गुस्सा कर यहाँ से चली जाती हैं। फिर शॉमिंग इनके पास आती है तो वो ये देखकर बहुत हैरान होते हैं कि तुमने सारे पैम्फलेट्स निकाल दिए, लेकिन शॉमिंग कहती है कि मैं इस जॉब के लिए लायक नहीं हूँ, तो मैं ये जॉब नहीं कर सकती। ये कहकर वो बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा सैड होती है। वहीं जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। शॉमिंग एक जगह से गुजरती है और उसके हाथ में न्यूज़पेपर होता है तो जियांगजी आता है और इसे अप्रिशिएट करने लगता है। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कहीं कैफे जाएंगे। अब कैफे का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी बहुत सारे डेजर्ट लेकर आता है तो शॉमिंग पूछती है कि तुम इतने सारे डेजर्ट्स क्यों लाए। वो बताता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा डेजर्ट पसंद है, इसलिए मैं सारे ले आया। शॉमिंग उनमें से लेमन पाई उठाती है और अपने पिछले वक्त को याद करती है, जो वक्त उसने यांगजाओ के साथ गुजारा, और इन दोनों ने यहाँ पर बैठकर लेमन पाई भी खाया था। फिर वो जियांगजी को बताती है कि उसे लेमन पाई इतना ज्यादा क्यों पसंद है। ये यहाँ पे बात कर रही होती है और जियांगजी उसी की तरफ देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो कार में है तो गुएंग उसे बताता है कि शॉमिंग अभी कुछ दिनों से जॉब ढूंढ रही है। अब ये दोनों कैफे से बाहर निकलते हैं तो शॉमिंग बैठने लगती है और इसकी कार में वो पैम्फलेट देखती है और रोने लग जाती है। तो जियांगजी से माफी मांगता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे देखो। शॉमिंग इसको थैंक यू करती है और इसके गले लगकर रोने लगती है, क्योंकि उसे भी आज फील हुआ कि जियांगजी उसकी कितनी ज्यादा हेल्प करता है। वहीं यांगजाओ की मॉम का दिखाया जाता है कि वो टियांगकोंग के साथ बैठी हैं और अपने बच्चे के बारे में बता रही हैं। इतने में यहाँ पर यांगजाओ आ जाता है और टियांगकोंग को गिफ्ट देता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पहले तो यांगजाओ की मॉम काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती हैं। फिर वो यांगजाओ से पूछती है कि क्या तुम शॉमिंग से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तो ये उसे समझाती है कि तुम शॉमिंग के साथ बहुत अच्छे से पेश आया करो। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में टियांगकोंग आ जाता है तो यांगजाओ से प्यार करने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि इसके गले में एक रिंग डली है जो कि सेम टू सेम मेरी मॉम वाली रिंग जैसी है। तो यांगजाओ की मॉम आती है और कहती है कि ये शॉमिंग ने इसे दी है। ये सुनते ही यांगजाओ यहाँ से चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी शॉमिंग को छोड़ने उसके घर आता है। जियांगजी से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, अब मुझे रिवॉर्ड में एक हक चाहिए। तो शॉमिंग उसे एज अ फ्रेंड गले लगा लेती है। यहाँ ये दोनों गले लगे होते हैं और यांगजाओ ऊपर से इन्हें देख रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। शॉमिंग घर में आती है तो यांगजाओ इससे बहुत रूड बिहेवियर से बात करता है। इसे कहता है कि तुम जियांगजी के साथ डेट पर गई थी, तो ये कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसकी बात का यकीन नहीं करता। फिर इसे कहता है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि जो रिंग मैंने तुम्हें दी थी, तुम्हारे दिल में उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। मैंने तुम्हें बताया भी था कि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है। तो शॉमिंग समझ जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुमने वो रिंग टियांगकोंग के गले में देखी है, और इसे एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन ये इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि यहाँ से चला जाता है। वहीं जियांगजी अपने डैड के पास बैठा होता है और बातों बातों में बताता है कि आज मैं पूरा दिन शॉमिंग के साथ था। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं।
वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि शॉमिंग की मॉम सुबह सुबह उसके कमरे के बाहर आती हैं और उसे वो लॉकेट देकर कहती हैं कि ये तो मैंने शॉमिंग की दराज से निकाला है, बस तुम शॉमिंग पे गुस्सा मत होना। और ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं और यांगजाओ काफी ज्यादा परेशान होता है और ये नेकलेस देखकर बहुत हैरान भी होता है। वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा होता है तो वो देखता है कि शॉमिंग के हाथ में एक गिफ्ट है जो वो टियांग कॉन्ग के लिए लेकर आई है। ये शॉमिंग से कहता है कि तुम मुझे ये गिफ्ट दे दो, मैं टियांग कॉन्ग के लिए ले जाऊंगा। तो शॉमिंग इसे दे देती है और ये टियांग कॉन्ग के लिए गिफ्ट लेकर निकलता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि यांगजाओ टियांग कॉन्ग के पास आता है और उसे गिफ्ट देता है। फिर इसे प्यार से पूछता है कि नेकलेस तुम्हें किसने पहनाया। तो इसके मुंह से निकलता है आंटी लिंग ने। फिर ये अपने मुंह पर हाथ रखकर कहता है कि उन्होंने मुझे मना किया था कि कोई भी पूछे तो कहना कि शॉमिंग दीदी ने पहनाया है। फिर इसे कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और इसके गले से रिंग उतार कर अपनी रिंग से मैच करता है तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम होती हैं। फिर वापस ये रिंग टियांग कॉन्ग के गले में पहना देता है और इतने में यहाँ पर इसकी मॉम आती हैं। तो ये उनसे नॉर्मली बात करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे यही ख्याल आ रहा होता है कि ये रिंग उनके पास कैसे आई। ये घर आता है और अंकल फैंग को कॉल करता है तो वो उसे सारी बात बताते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने शॉमिंग को बताई थी। फिर इसे कहते हैं कि जरूरन शॉमिंग तुमसे कहा होगा। जैसे ये शॉमिंग का नाम सुनता है इसके कान खड़े हो जाते हैं। अंकल फैंग बताते हैं कि कुछ दिनों पहले शॉमिंग ने भी मुझसे कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस किए थे। फिर यांगजाओ यान को कॉल कर कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए स्पेन जा रहा हूँ। ये स्पेन में उन डॉक्टर के पास आता है जिन्होंने इनका ऑपरेशन किया था तो वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं, जिसे सुनकर इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपने मॉम के बाल ड्राई कर रही होती है और इसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। वो इतनी ज्यादा हाइपर हो जाती हैं कि शॉमिंग को मारने लगती हैं। इतने में यहाँ पर गोएंग और सिस्टर हुआ आते हैं और शॉमिंग को बचाते हैं। वहीं यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो अपने बाहर गाड़ी में बैठा है तो वो देखता है कि शॉमिंग रोते हुए कार में बैठी है और कहीं पर जा रही है। तो ये भी शॉमिंग का पीछा करता है और पूरे रास्ते उसी के बारे में सोच रहा होता है कि शॉमिंग को भी ये बात पता थी कि मैं अपने डैड का असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। शॉमिंग हॉस्पिटल के टेरेस पर आती है और फोन बूथ पर बात करती है। वो रो रही होती है और अंकल जाओ से कहती है कि मेरी मॉम और यांगजाओ दोनों ही मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरा दिल कहता है कि मैं यांगजाओ को बता दूं कि वो आपका असली बेटा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए ऐसा नहीं करती कि वो बहुत डिप्रेस्ड हो जाएगा। वो अपनी मॉम के घर के बाहर आता है और उन्हें खिड़की से देख रहा होता है और उनके साथ बिताए हुए सारे पलों को याद करता है कि हम दोनों किस तरह से मिले थे और हम दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है। वहीं शॉमिंग को याद करता है कि मैंने उसे कितना ज्यादा हर्ट किया। सुबह का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर यांगजाओ की मीटिंग हो रही होती है, लेकिन उसकी अटेंशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होती। तो वो जियांगजी से कहता है कि जिस तरह से तुमने प्रोजेक्ट रेडी किया है बस तुम वैसे ही प्रोसीड कर लो। मीटिंग खत्म होते ही वो डॉक्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शॉमिंग की मॉम ने मेरे डैड को नहीं मारा और जो असली कातिल है वो झुक कर बैठा है और हमें उसी का पता लगाना है। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ की मॉम के साथ हॉस्पिटल में है और ये दोनों टियांग कॉन्ग के बराबर में बैठी हैं। वो सो जाता है तो ये दोनों उठकर बाहर की साइड पर आ जाती हैं। यांगजाओ की मॉम शॉमिंग से पूछती है कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो। तो वो उन्हें यांगजाओ और सुंगलिंग के बारे में बताती है और कहती है कि बस मैं यही चाहती हूँ कि यांगजाओ खुश रहे, अब मैं उससे लड़ना नहीं चाहती। तो शॉमिंग की मॉम बहुत अफसोस करते हुए कहती है कि बेटा मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने रिंग का इल्जाम तुम पर लगा दिया, जबकि मुझे पता है कि यांगजाओ को तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ के घर पर है और शॉमिंग की मॉम उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। वो यांगजाओ से कहती है कि इसे घर छोड़कर आओ। यांगजाओ से घर छोड़ने जाता है तो ये रास्ते में गाड़ी रोकने का कहती है। यहाँ बाहर निकलकर यांगजाओ को डायरेक्ट प्रपोज कर देती है, लेकिन यांगजाओ क्योंकि शॉमिंग को बहुत ज्यादा लाइक करता है तो वो इसे साफ मना कर देता है। ये दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं। पीछे से रियान आता है और वो इन्हें देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि वो खुद सुंगलिंग को बहुत ज्यादा लाइक करता है। फिर यांगजाओ यहाँ से निकल जाता है तो सुंगलिंग उसको पीछे से देख रही होती है। एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीटोंग आई हुई होती है। वो देखती है कि यहाँ पर जियांगजी भी मौजूद है। वो जियांगजी को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उसे देखते ही खुश हो जाती है। फिर उसके पास जाती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। इतने में जियांगजी के डैड उसे बुलाते हैं, लेकिन जियांगजी उनके पास नहीं जाता और ये दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद जियांगजी डायरेक्ट शॉमिंग के बारे में पूछता है और इसे बताता है कि मैं शॉमिंग को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं करती। तो जीटोंग कहती है कि नहीं, वो तो किसी और को पसंद करती है, लेकिन ये नहीं पता कि किसे, और मैं दुआ करती हूँ कि उसे तुम्हारे प्यार की कदर हो जाए। जैसे ही शॉमिंग की बात खत्म होती है जियांगजी से बाय कर यहाँ से चला जाता है। वहीं पीछे से जीटोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉमिंग से कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यांगजाओ का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ उससे बात कर रही होती हैं। इतने में शॉमिंग आती है तो वो इन्हें सुंगलिंग के बारे में बताती है कि ये दोनों इतना अच्छा कपल हैं। शॉमिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी डायरेक्टर से मिलने आती है तो वो उसे एक फाइल देती है और कहती है कि यहाँ जाकर इंटरव्यू दे दो। शॉमिंग इस जगह पर आती है और देखती है कि यहाँ पर ऑडिशन चल रहा है।
जो लड़की ऑडिशन दे रही है उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और लाइंस याद नहीं हो रही। ब्रेक का टाइम होता है तो वो शॉमिंग के बराबर में आकर बैठ जाती है। फिर शॉमिंग इसे चीयर अप करती है और इसे कुछ टिप्स देती है। ये शॉमिंग के बात करने के अंदाज की वजह से उसे पहचान जाती है और इसे कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यहाँ प्रोड्यूसर आते हैं तो ये शॉमिंग को इंट्रोड्यूस कराती है। फिर प्रोड्यूसर इसे कहते हैं कि अभी तो हमारा एक्ट चल रहा है, जैसे ये एक्ट खत्म होगा मैं तुमसे बात करूंगा। फिर एक्ट स्टार्ट होता है और शॉमिंग की टिप्स की वजह से ये लड़की बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। प्रोड्यूसर शॉमिंग के पास आते हैं और इससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। शॉमिंग इनसे कहती है कि मेरे पास में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और मुझे लगता है कि आप उसी वजह से मुझे जॉब नहीं देना चाहते। तो वो शॉमिंग से कहते हैं कि गलतियां सबसे होती हैं, मैं तुम्हारा ऑडिशन लूंगा और तुम्हें सिलेक्ट करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि सुंगलिंग ऑफिस आती है। ये सामने खड़ा होता है और इससे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हुआ है। तो सुंगलिंग इसे गुस्से से कहती है कि मेरा तो कभी बॉयफ्रेंड ही नहीं रहा, तो ब्रेकअप कहाँ से होगा। और ये कहकर आगे बढ़ती है तो सामने से यांगजाओ आ जाता है। वो इस ऑफिस लेकर आकर समझाता है कि कल जो भी हुआ उसकी वजह से हमारे वर्क रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वहीं यांगजाओ के घर का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ शॉमिंग की मॉम के साथ बैठी होती है। इतने में यांगजाओ आता है तो शॉमिंग की मॉम इसे अपने कमरे में लेकर जाती है और कहती है कि मेरे साथ कुछ ढूंढवाओ। वो कमरे में कोई चीज ढूंढ रही होती है कि इतने में यांगजाओ को तकिए के नीचे से एक पिक्चर मिलती है जो इसके फादर की और शॉमिंग की मॉम की होती है। ये इनसे पिक्चर के बारे में पूछता है तो ये कहती है कि इससे इम्पोर्टेंट एक चीज कहीं पर रखी है। ये यांगजाओ को बता ही रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर शॉमिंग आ जाती है तो वो चुप हो जाती है। कुछ देर बाद इसकी मॉम यांगजाओ से मिलती है और इसे कहती है कि मुझे याद आ गया है कि वो इम्पोर्टेंट चीज एक की है और वो तुम्हारे डैड के कमरे में रखे हुए पॉट के नीचे है। यांगजाओ जैसे ये बात सुनता है वो फौरन अपने डैड के कमरे में जाता है और पॉट के नीचे से वो चाबी निकालता है। फिर शॉमिंग की मॉम के पास आकर पूछता है, लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि ये किस चीज की चाबी है। फिर ये गोएंग से कहता है कि पता लगाओ। तो गोएंग इसे बताता है कि वो एक लॉकर की चाबी है। ये लॉकर में से वो डॉक्यूमेंट्स निकाल कर लाता है और उन्हें पढ़कर हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि शॉमिंग इसके डैड की रियल बेटी है। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग और ये लोग खाना खा रहे होते हैं। इतने में सुंगलिंग आ जाती है तो ये लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। इतने में शॉमिंग के पास यांगजाओ की मॉम की कॉल आती है और वो इसे कहती है कि टियांगकोंग तुम्हें याद कर रहा है तो उससे मिलने आ जाओ। फिर शॉमिंग यांगजाओ से परमिशन लेती है और टियांगकोंग से मिलने के लिए निकलती है। फिर ये हॉस्पिटल टियांगकोंग से मिलने आती है और उसके साथ काफी सारी बातें करती है। वहीं यांगजाओ शॉमिंग की मॉम के पास आता है और अपने डैड के बारे में उनसे पूछता है। फिर ये अपने पास्ट को याद करती है कि ये दोनों लवर्स थे और शॉमिंग की मॉम प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन यांगजाओ के डैड इनसे शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें बिजनेस करना होता है, तो वो एक अमीर औरत से शादी कर लेते हैं। और फिर जब शॉमिंग होती है तो इसकी मॉम इसे खुद ही अकेला पालती हैं, लेकिन वो यांगजाओ को कुछ भी नहीं बताती। अब यांगजाओ अपने डैड के कमरे में आता है और बहुत ज्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग स्टेडियम आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर यांगजाओ बैठा हुआ है। यांगजाओ से बताता है कि उसे अपनी मॉम के बारे में पता चल गया है, तो शॉमिंग उसे दिलासा देती है। लेकिन यांगजाओ कहता है कि मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि मेरी कोई और मॉम है। वो इतना ज्यादा सैड होता है कि शॉमिंग के गले लग जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। फिर ये दोनों यांगजाओ की मॉम से मिलने के लिए आते हैं। इनकी मॉम जैसे यांगजाओ को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। यांगजाओ वहाँ जाकर बैठता है और इनसे कहता है कि मैं अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। शॉमिंग इन्हें बताती है कि यांगजाओ को सच्चाई के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही यांगजाओ की मॉम उसे गले से लगा लेती है और सारी सच्चाई के बारे में बताती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मैं एक मर्तबा तुम्हें गले से लगाऊं। फिर यांगजाओ और शॉमिंग इनसे कहते हैं कि अब से हम आपका ख्याल रखेंगे। कार का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ बहुत ज्यादा उदास होता है तो शॉमिंग इससे वजह पूछती है और ये बताता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो शॉमिंग इसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीटोंग का दिखाया जाता है कि वो जियांगजी से मिलने जाती है। ये उससे कहती है कि मेरे साथ लंच कर लो। पहले तो वो मना करता है लेकिन इसके फोर्स करने पर मान जाता है। उसके बाद जियांगजी से घर छोड़ने आता है तो ये पेट दर्द का बहाना बनाकर उसके गले से लग जाती है और जियांगजी को घर के अंदर जाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये एक फोटोग्राफर से अपनी और जियांगजी की पिक्चर्स खिंचवा लेती है। नेक्स्ट सीन यांगजाओ को दिखाया जाता है कि वो बार में आया हुआ है। इसके पास एक लड़की आकर बैठती है लेकिन वो उसे गुस्से से भगा देता है। इतने में जियांगजी यहाँ पर आता है और इससे मजाक करने लगता है कि अच्छी भली लड़की थी। ये यहाँ से जाने लगता है तो जियांगजी से रोकता है, जिसकी वजह से सारी वाइन इसके कपड़ों पर आ जाती है और फिर देखते ही देखते ये दोनों लड़ने लगते हैं, हालांकि एक दूसरे का मुंह फाड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि शॉमिंग घर में बैठी बुक पढ़ रही होती है। इतने में यांगजाओ यहाँ पर आता है तो ये उसके लिए खड़ी हो जाती है और इसका चेहरा देखती है तो परेशान होती है कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हुआ।
लेकिन यांगजो इससे बात नहीं करता और कहता है कि मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये अपने रूम में आता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है कि रिसेंटली इसकी जिंदगी में जो भी हो रहा है। फिर अपने डैड के रूम में जाता है और उनके लिए और अपने लिए वाइन निकालता है और रोते रोते वाइन पीता है और उनसे वादा करता है कि अब से मैं शॉमी का ख्याल रखूंगा, और साथ ही अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि जब इसकी मॉम मर जाती है तो ये शॉमी की मॉम से शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके इन लॉज इन्हें नहीं करने देते। तो ये बहुत ज्यादा रोते हैं और कहते हैं कि मेरी कैसी जिंदगी है, मैं अपनी बेटी को भी नहीं देख सकता। शॉमिंग स्टडी में आती है तो वो देखती है कि यांगजो यहाँ पर सोया हुआ है। क्योंकि काफी ज्यादा सर्दी है तो वो यांगजो के ऊपर ब्लैंकेट डालने के लिए आती है, लेकिन वो उठ जाता है और शॉमिंग से पूछता है कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन शॉमिंग मना कर देती है। तो शॉमिंग के कंधे पे सर रख कर कहता है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। साथ ही से कहता है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है, तुम प्लीज मेरा सर दबा दो। तो शॉमिंग इसका सर दबाने लगती है। नेक्स्ट सीन सुबह ऑफिस का दिखाया जाता है कि जियांगजी के पास कॉल आता है कि कमर्शियल एरिया में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। वहीं यांगजाओ को ये न्यूज पता चलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होता है और शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो भी ये न्यूज देख रही है। ये लोग हॉस्पिटल आते हैं तो वहाँ पर 10 लोग जख्मी पड़े होते हैं और उनकी फैमिलीज इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। तो यांगजाओ इनसे कहता है कि अभी हमें सच का पता नहीं चला कि ये एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा हम आपसे बात करेंगे। फिर यांगजाओ डॉक्टर के पास आता है तो वो इन्हें बताते हैं कि इनमें से एक बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन को कॉल करती है और अपने जीजा के बारे में पूछती है। अब इन लोगों की बोर्ड मीटिंग होती है जिसमें इस एक्सीडेंट के बारे में बात की जाती है। तो किंगशान कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी की वजह से हुआ है। तो यांगजाओ कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, भले एक्सीडेंट किसी की भी वजह से हुआ हो, लेकिन लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और हमें उन लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी होगी। मीटिंग खत्म होती है तो ये अपने ऑफिस में आ जाता है। इतने में यहाँ पर शॉमिंग आ जाती है। वो इससे इसकी खैरियत पूछती है और साथ ही एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। फिर इसे कहती है कि क्या मैं जियांगजी से मिल सकती हूँ। तो यांगजाओ हाँ कह देता है। ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं यांगजाओ काफी ज्यादा सैड होता है और इसी एक्सीडेंट के बारे में सोच रहा होता है। जियांगजी शॉमिंग से मिलने आता है तो शॉमिंग उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और इसे कहती है कि कुछ टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दोनों यहाँ बात कर रहे होते हैं कि जियांगजी के पास कॉल आता है और इसे बताया जाता है कि जो पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार था उसकी डेथ हो गई है। तो शॉमिंग भी ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड होती है। यांगजाओ के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यान इसके पास आता है और बताता है कि ये एक्सीडेंट मटेरियल की वजह से हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही सस्ता मटेरियल यूज किया गया था। वहीं शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो यांगजाओ की मॉम से मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होती हैं कि कहीं इस वजह से यांगजाओ को जेल ना हो जाए। तो शॉमिंग उन्हें समझाती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन से मिलने आती है। उसकी बहन का एक बेटा भी है। ये अपनी बहन से अपने जीजू के बारे में पूछती है तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता और ना ही वो कॉल रिसीव कर रहे होते हैं। तो अपनी बहन को बताती है कि हमारी कंपनी का बहुत नुकसान हुआ है और हमने जो मटेरियल यूज किया था वो आपके शौहर की कंपनी का था। ये सुनकर इसकी बहन बहुत हैरान होती है और कहती है कि अपने जीजू का साथ देना। इसके बाद सुंगलिंग किंगशान से मिलने के लिए जाती है और इसे पता चलता है कि इस सब कुछ में इनका भी हाथ है, कि इन्होंने पैसा बचाने के लिए सब कुछ किया है और फिर सारा इल्जाम इसके जीजू पे लगा दिया। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो किंगशान इससे कहते हैं कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम्हें जितना काम बोला गया है बस तुम वो काम करो और उसके बाद तुम्हारी जॉब खत्म। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि इतने में जियांगजी आ जाता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है। इनके जिन वर्कर की डेथ हुई होती है तो यांगजाओ उनकी फैमिली से मिलने आता है। वो यांगजाओ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसे जोर जोर से मारती है। नेक्स्ट सीन सुंगलिंग के घर का दिखाया जाता है कि वो अपना काम कर रही होती है। इतने में जियांगजी इससे मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ अपने घर जाता है तो देखता है कि शॉमिंग यहाँ बैठी है। वो इसे सूप देती है जो कि यांगजाओ को बहुत ज्यादा मजे का लगता है। फिर इसकी नजर यांगजाओ के मुंह पर पड़ती है तो उसे चोट लगी होती है तो ये उस पर मरहम लगाने लगती है। यांगजाओ इसकी तरफ देख रहा होता है कि अचानक से इसे किस कर देता है, क्योंकि उसके दिल में शॉमिंग के लिए फिर से मोहब्बत आने लगी है। शॉमिंग इससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो। तो ये सोफे पर लेटता है और शॉमिंग को अपने बराबर में लिटा लेता है और ये दोनों यहीं पर सो जाते हैं। वहीं जियांगजी अपने फादर से बात करता है और उनसे कहता है कि मुझे आपके सारे करतूतों के बारे में पता चल गया है, तो बेहतर ये होगा कि आप अपने काम जल्द से जल्द सुधार लें। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ शॉमिंग के कमरे में आता है और उसकी दौरान से वो लॉकेट निकालता है जो उसने शॉमिंग को दिया था और उसे देखने लगता है। अब शॉमिंग की आंख खुलती है तो सिस्टर हुआ से बताती है कि यांगजाओ तो ऑफिस चला गया है। तो शॉमिंग कल जो हुआ उसके बारे में सोचती है और मुस्कुराने लगती है। स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी लोग लैपटॉप में देख रहे होते हैं। यहाँ पर जियांगजी और जीटोंग की न्यूज आई होती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। इतने में जीटोंग यहाँ पर आ जाती है तो डायरेक्टर इसके पास जाती है और इससे सच के बारे में पूछती है। तो ये उनसे कहती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टर चीफ से बात कर आती है तो वो देखती है कि जीटोंग लोगों को अपने करीब करने के चक्कर में लगी हुई है। फिर डायरेक्टर से कहती है कि मुझे बड़ी फिल्म्स में काम मिलने वाला है तो आप मेरे साथ रहिएगा।
साथ ही कंपनी का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि इन सब लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी, जबकि किंगशान ऐसा नहीं चाहते, लेकिन जियांगजी भी यांगजाओ का साथ देता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट में बैठी होती है और खाना खा रही होती है। इतने में यहाँ पर जियांगजी आता है और इससे पता लगवाने का कहता है, लेकिन ये उसे कुछ भी सच नहीं बताती। तो जियांगजी कहता है कि तुम मेरे फादर के लिए काम कर रही हो, लेकिन मैं अपने फादर के जैसा नहीं हूँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और यांगजाओ सभी कुछ बहुत अच्छे से हैंडल करता है। अब रात में काफी देर हो जाती है तो वो घर आता है और देखता है कि शॉमी यहाँ पर सोई हुई है। ये उसको दूर से खड़े हुए देख रहा होता है। वो बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर ये यहाँ से जाने लगता है तो शॉमी उसे रोकती है और इसे पूछती है कि क्या हम पास्ट में वापस आ चुके हैं, तो यांगजाओ मना कर देता है। शॉमी इसे पीछे से रोकती है और इससे कहती है कि मैं कल से थिएटर में जॉब करने वाली हूँ और उसकी वजह से शायद मैं मॉम को टाइम ना दे पाऊँ और मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यांगजाओ कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस केयरटेकर अरेंज कर दूंगा। ये सुनकर शॉमी खुश हो जाती है और इसका शुक्रिया अदा करती है। तो ये कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती जितना तुम बना देती हो, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो। ये कहकर यांगजाओ ऊपर चला जाता है। शॉमिंग दिल में सोचती है कि ये मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा परवाह करता है, बस अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशन से जाहिर होने नहीं देता। साथ ही सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि ऑफिस में बैठकर काम कर रही है कि अचानक से उसका फोन रिंग होता है और किंगशान की कॉल आती है। ये जैसे ही कॉल रिसीव करती है, किंगशान इसे डांटने लगते हैं कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बहन का शौहर अभी भी जेल में है। अब तुम बस वही कहोगी जो मैं तुमसे कहूँगा, आइंदा मेरी कॉल्स को इग्नोर मत करना। अब तुम्हें 2 लोगों का पीछा करना है और उसमें एक जियांगजी भी है। ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जियांगजी तो आपका बेटा है। तो किंगशान कहते हैं कि तुम्हें इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने काम से काम रखो, और ये कहकर कॉल कट कर देते हैं। सुंगलिंग कॉल कट करने के बाद सोचती है कि भूख में तो शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता, पता नहीं ये कैसे हैं, मुझे तो ये साइको लगते हैं। फिर सुंगलिंग किसी को कॉल लगाती है और उससे बात करती है। अब नेक्स्ट सीन हमें बार का दिखाया जाता है कि जियांगजी सुंगलिंग से यहाँ पर मिलने आता है और इसे पूछता है कि इतना क्या अर्जेंट था कि तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। तो सुंगलिंग इसे बताती है कि तुम्हारा बाप बहुत बुरी बुरी चालें खेल रहा है, बेशक मैंने उसके साथ बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसका काम का नतीजा बहुत बुरा होगा। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें पता है कि उसने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। ये सुनकर जियांगजी को बहुत हैरत होती है कि मेरा डैड ऐसा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांगजाओ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मुझे लगा था अंकल कैंग ने सारी की सारी फैमिली से सेटलमेंट कर ली है। तो यानी से बताता है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। उन लोगों की फैमिलीज अभी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और उन लोगों का कहना है कि वो हम पर केस करेंगे। यांगजाओ कहता है कि इससे तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी। वो हॉस्पिटल उन फैमिली से बात करने जाने लगता है तो सुंगलिंग कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी, लेकिन यान उसे मना करने लगता है। यांगजाओ से पूछता है कि तुम इसे मना क्यों कर रहे हो। तो यान जवाब में कहता है कि हमें नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, इसलिए मुझे आपके साथ जाना चाहिए। लेकिन यांगजाओ कहता है कि नहीं, अगर सुंगलिंग जाएगी तो और ज्यादा असर पड़ेगा। फिर ये दोनों हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। साथ ही हमें स्टूडियो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर रिहर्सल चल रही होती है। शॉमिंग सभी की हेल्प करती है और उन लोगों को उनका रोल बताती है। ये सभी को बहुत अच्छे से गाइड करती है और इसके गाइड करने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इसके डायरेक्टर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम एज अ स्क्रिप्ट राइटर हमारे साथ काम करो। इस पर शॉमिंग कहती है कि मैंने तो कभी ये काम नहीं किया और मुझे इसमें ज़रा भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि पहले तुमने स्टोरी टेलर का काम किया है, इसलिए तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो। नेक्स्ट सीन यांगजाओ का दिखाया जाता है कि वो इंजर्ड लोगों की फैमिली से मिलने हॉस्पिटल आता है। उनकी फैमिलीज बहुत ज़्यादा अफसरदा होती हैं और वो यांगजाओ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं और वो यांगजाओ से कहती हैं कि हम तुम पर केस करेंगे। फिर सुंगलिंग इनको एक एनवलप देती है जिसमें पैसे होते हैं, तो वो कहती है कि तुम हमें पैसों से खरीद रहे हो। तो यांगजाओ कहता है कि हम आपको फाइनेंशियली और मेंटली दोनों सपोर्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि आप हम पे केस करना चाहती हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे। अब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं और सुंगलिंग यांगजाओ से पूछती है कि क्या अगर उन लोगों ने हम पर केस कर दिया। तो यांगजाओ कहता है कि कोई बात नहीं, हम उस केस को लड़ेंगे और अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से सुंगलिंग की हील मुड़ जाती है और वो गिर जाती है। ये इतना अचानक होता है कि यांगजाओ भी परेशान हो जाता है कि क्या हुआ है, लेकिन सुंगलिंग के पैर पे बहुत जोर से लगती है और उसका एंकल मुड़ जाता है। यांगजाओ से पूछता है कि अच्छा तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। यांगजाओ हेल्प लेने के लिए यहाँ से जाता है और पीछे से सुंगलिंग खुश हो रही होती है क्योंकि ये चोट लगने से उसे यांगजाओ के करीब आने का मौका मिल गया है। लेकिन वो झूठ भी नहीं बोल रही, उसके वाकई चोट लगी है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर यांगजाओ इसे व्हील चेयर पर बिठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो इसका एंकल देखते हैं तो वो इससे कहते हैं कि आपको एक्सरे करा लेना चाहिए।
सुंगलिंग यांगजाओ की तरफ देख रही होती है कि मेरी वजह से आपको इतनी टेंशन हो रही है। अब ये सुंगलिंग को एक्सरे कराने के लिए बाहर लेकर आ रहा होता है तो सुंगलिंग इसे सॉरी कर कहती है कि मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इतने में यांगजाओ सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि शॉमिंग और शॉमिंग की मॉम भी यहाँ पर मौजूद है। यांगजाओ की वहाँ पर टेंशन देखकर सुंगलिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ शॉमिंग अपनी मॉम को समझा रही होती है कि जब भी डॉक्टर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। ये जैसे अपनी मॉम को लेकर पीछे मुड़ती है ये यांगजाओ को सुंगलिंग के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। वहीं सुंगलिंग मुस्कुराकर शॉमिंग को जेलस फील करा रही होती है। शॉमिंग अपनी मॉम को लेकर आगे जाती है तो सुंगलिंग कहती है कि क्या कॉन्सिडेंस है, क्या तुम अपनी मॉम को चेकअप के लिए लेकर आई हो? तो शॉमिंग कहती है जी इनका रेगुलर चेकअप है। लेकिन आपको क्या हुआ है? तो सुंगलिंग बताती है कि जब मैं यांगजाओ के साथ यहाँ पर आ रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया। शॉमिंग जैसे ये सुनती है वो यांगजाओ की तरफ देखती है। ये सुनकर शॉमिंग परेशान होती है और वो उनसे पूछती है कि क्या आपको मेरी हेल्प की जरूरत है? लेकिन सुंगलिंग हंसने लग जाती है और वो कहती है कि नहीं, यांगजाओ मेरे साथ है, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यांगजाओ को ये बात बुरी लग रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो भी सुंगलिंग की इंटेंशन बहुत अच्छे से जानता है। शॉमिंग अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाने लगती है तो यांगजाओ इसे कहता है कि जल्दी से काम खत्म कर सीधा घर चली जाना। अब नेक्स्ट सीन सुंगलिंग के घर का दिखाया जाता है कि यांगजाओ सुंगलिंग को उसके घर छोड़ने आता है। वो यांगजाओ से कहती है कि इस वक्त कंपनी का बहुत बुरा दौर चल रहा है और मैं उसके लिए नहीं बैठ सकती, मैं आपके साथ कंपनी चलती हूँ। जिसपे यांगजाओ कहता है कि नहीं, तुम 2 दिन के लिए आराम करो। ये कहकर यांगजाओ जाने लगता है तो सुंगलिंग इससे कहती है चले ठीक है, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। सुंगलिंग जैसे ही खड़ी होती है उसके पैर में दर्द होता है और वो अचानक से यांगजाओ के ऊपर आ जाती है। यांगजाओ उसे पकड़ लेता है और इसे पूछता है कि क्या हुआ? तो सुंगलिंग उसे गले लगा लेती है। यांगजाओ इसे हटाने की कोशिश करता है तो ये कहती है प्लीज 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब 1 मिनट गुजर जाता है तो यांगजाओ इसे पूछता है कि क्या तुम्हारा दर्द ठीक हुआ? तो सुंगलिंग कहती है नहीं, और ज्यादा बढ़ गया है। तो यांगजाओ इसे पूछता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्या कर सकता हूँ? सुंगलिंग इसकी तरफ देखती है और इसे कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करो और इसकी वजह से मेरे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। यांगजाओ फौरन इससे अपना हाथ छुड़वाता है और इसे कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो? यांगजाओ कहता है आई एम सॉरी, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। सुंगलिंग कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? तुम जिस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, फिर तुम क्यों अपनी लाइफ को इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? लेकिन यांगजाओ इसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और इसके लिए टॉवल लेने चला जाता है। फिर इसको सोफा पर बिठाता है और इसके पैर की सिकाई करता है। सुंगलिंग इसी को देख रही होती है और इससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मुझे एक चांस दो। लेकिन यांगजाओ इसे साफ मना कर देता है कि ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और ना ही कर सकता हूँ, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुंगलिंग बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग अपनी मॉम को दवा खिलाती है। वो बातों बातों में कहती है कि शॉमिंग, मुझे यांगजाओ और सुंगलिंग की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस पर शॉमिंग कहती है कि पहले तो आप सुंगलिंग को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इसकी मॉम कोई भी जवाब नहीं देती। फिर ये अपनी मॉम को रूम में लिटा कर नीचे आती है तो ये देखती है कि यांगजाओ कॉफी निकाल रहा है और कॉफी का कप भर चुका है और कॉफी बह रही है। ये जल्दी से यांगजाओ के पास आती है और उसे रोकती है। यांगजाओ सुंगलिंग की बातों में इतना खोया होता है कि उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है तो शॉमिंग इसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि सिस्टर हुआ अपने साथ एक वर्कर को घर पर लेकर आती हैं। ये दिखने में बहुत ही सस्पिशियस सी लग रही होती है कि अचानक से इसके पास कॉल आती है। ये कॉल पे बात करती है कि आपने जैसा कहा है मैं वैसे ही करूंगी। साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि यांगजाओ और जियांगजी ऑफिस के अंदर आते हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि जियांगजी इसकी बहुत तारीफ करता है कि मैंने सुना है कि तुमने हॉस्पिटल के केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। इस पर यांगजाओ कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, तुम्हारे फादर ने कहा था कि वो हर चीज अच्छे से हैंडल करेंगे, लेकिन उन्होंने चीजों को बीच में ही छोड़ दिया। फिर यान यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि एक अर्जेंट मैटर है, हम लोगों को बोर्ड मीटिंग करनी होगी। शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपने घर की नई मेड से बहुत अच्छे से मिलती है और इसे कहती है कि मैंने अब सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ दी है। फिर सिस्टर हुआ से कहती है कि आप जाएं और इन्हें पूरा घर दिखा दें। फिर सिस्टर हुआ इसे ऊपर लेकर आती हैं और हर रूम दिखा रही होती हैं, लेकिन इसकी नज़र तो बस स्टडी रूम पर होती है। सिस्टर हुआ आगे निकलती हैं और ये स्टडी रूम में जाने लगती है। वो अचानक से आ जाती हैं और जल्दी से कमरे को बंद कर देती हैं और इसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, ये रूम तुम्हारे काम का नहीं और इसका ख्याल मैं खुद ही रखती हूँ। ये कहकर सिस्टर हुआ आगे निकल जाती है, लेकिन इस लड़की को देखकर लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। फिर वो इसे यांगजाओ के रूम में लेकर आती हैं और इसे वहाँ का सारा काम बता देती हैं। साथ ही फिर शॉमिंग की मॉम के कमरे में आती हैं तो शॉमिंग इन्हें समझाने लगती है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें इनका बेहतर ख्याल रखना है। इतने में शॉमिंग की मॉम उठ जाती हैं और उस लड़की को देखकर वो डरने लगती हैं।
वहीं सोंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के घर आती है और इसकी बहन बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसका हस्बैंड जेल में है। सोंगलिंग अपनी बहन से कहती है कि अगर आपको कोई भी बात पता है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, इससे हमें बहुत हेल्प होगी। फिर वो अपने रूम से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक पेपर निकाल कर लाती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अरेस्ट होने से पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये सोंगलिंग को दे दूँ, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब नेक्स्ट इन स्टूडियो का दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक शो स्टार्ट होने वाला है जिसकी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। इतने में यहाँ डायरेक्टर आते हैं और शॉमिंग की स्क्रिप्ट की बहुत तारीफ करते हैं कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो बहुत ही बेहतरीन है। शॉमिंग को ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो हंसने लगती है और कहती है कि ये मेरा फर्स्ट वर्क है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी तारीफ की। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है कि वो लड़की शॉमिंग की मॉम को नीचे लेकर आ रही होती है। इतने में उसकी नजर स्टडी रूम पर पड़ती है तो वो कहती है कि आए हम दोनों यहाँ पर चलते हैं। शॉमिंग की मॉम जैसे स्टडी रूम के बारे में सुनती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर ये लड़की उन्हें जबरदस्ती अंदर लेकर जाने लगती है, लेकिन इतने में सिस्टर हुआ आ जाती हैं और वो शॉमी की मॉम को संभालती हैं। ये लड़की सिस्टर हुआ से झूठ बोल देती है कि ये तो खुद ही अंदर जा रही थी कि अचानक से इनकी तबीयत खराब हो गई। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमी की मॉम किचन में है और वो कुकिंग कर रही हैं। सिस्टर हुआ आती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, इन्हें हटाने की कोशिश करती हैं लेकिन ये नहीं हटती और उन्हें बहुत ज़्यादा हैरत भी होती है कि इन्हें खाना बनाना भी आता है। ये लड़की पीछे खड़ी होती है और इन दोनों की बातें सुन रही होती है। सोंगलिंग के घर का दिखाया जाता है कि वो ऑडियो सुन रही है जो इसकी बहन ने उसे दी थी। अब यांगजाओ घर आ जाता है और खाना लगता है तो शॉमिंग इस लड़की को यांगजाओ से इंट्रोड्यूस करवाती है। यांगजाओ इससे कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान देना और अच्छे से काम करना। ये यहाँ से चली जाती है और शॉमिंग की मॉम यांगजाओ के लिए सूप निकालने लगती हैं। यांगजाओ इनको देख रहा होता है कि ये मेरी कितनी परवाह करती हैं। शॉमिंग और यांगजाओ सूप ट्राई करते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। शॉमिंग इसे मना भी करती है लेकिन यांगजाओ पी लेता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बोर्ड मीटिंग हो रही है और यांगजाओ अपने स्टेडियम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करता है, लेकिन सभी लोग इसका इत्तेफाक कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। किंग शेंग भी बढ़ चढ़कर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से तो अभी हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, अब ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। किंग शेंग यांगजाओ से बहस कर रहे होते हैं कि वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो नहीं कर सकता। यांगजाओ को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो इनसे कहता है कि आप टेंशन मत लें, इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का काम मैं खुद देख लूंगा। यान भी इसकी बात सुन रहा होता है और उसे बहुत हैरानी होती है कि बॉस ये काम कैसे करेंगे। किंग शैन भी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम ऑलरेडी कंपनी का बहुत नुकसान कर चुके हो, अगर तुम फंडिंग नहीं कर पाए तो तुम्हें प्रेसिडेंट की सीट से हटा दिया जाएगा। अंकल लिंग भी ये बात सुन रहे होते हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन यांगजाओ किंग शैन की बात को मान जाता है और वो कहता है चले ठीक है, अब यांगजाओ प्रोजेक्ट को जिस तरह भी हैंडल करेगा इसका सारा असर इसके प्रेसिडेंट होने पे पड़ेगा। अब नेक्स्ट इन स्टूडियो का दिखाया जाता है, यहाँ पर तमाम लड़कियां शो की प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इतने में यहाँ पर जियांगजी आ जाता है और वो पीछे से शॉमिंग को देख रहा होता है, लेकिन शॉमिंग इसको नहीं देख पाती और वो शो की तरफ कंसंट्रेट कर रही होती है। जियांगजी चुपके से पीछे से जाता है और शॉमिंग को डरा देता है। शॉमिंग एकदम डर जाती है और वो जियांगजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें इतने दिनों से नहीं देखा था और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। शूटिंग खत्म होती है तो शॉमिंग की दोस्त इससे मिलने आती है। वो जियांगजी को देखकर पूछती है कि ये कौन है। जियांगजी शॉमिंग के कंधे पे हाथ रख लेता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। शॉमिंग इसका हाथ हटाती है और कहती है कि फालतू की बात मत करो, तो जियांगजी से कह देता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर इसे कहता है आओ हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। शॉमिंग मना कर रही होती है लेकिन जियांगजी इसका हाथ पकड़ कर ले जाता है। फिर वो रास्ते से टियांगकोंग को पिक करता है और ये तीनों अम्यूजमेंट पार्क आते हैं। अब क्योंकि टियांगकोंग भी काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आया होता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जियांगजी भी शॉमिंग के फेस पर स्माइल देखकर खुश होता है। ये लोग टियांगकोंग को बहुत सारे झूलों में बिठाते हैं और कुछ में शॉमिंग भी उसके साथ बैठती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और जियांगजी इन्हीं को देख रहा होता है। शॉमिंग यहाँ आकर बिल्कुल बच्ची बन जाती है और उसे देखकर जियांगजी बहुत खुश होता है कि चलो बहुत दिनों बाद मैंने इसके चेहरे पे स्माइल देखी। अब ये लोग राइड से फ्री होते हैं तो शॉमिंग इसका शुक्रिया अदा करती है कि तुम्हारी वजह से मैंने और टियांगकोंग ने बहुत एंजॉय किया। फिर जियांगजी इन दोनों की पिक्चर क्लिक करता है जिसमें ये दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। फिर जियांगजी अचानक से सेल्फी लेने आता है तो शॉमिंग दूर हो जाती है और टियांगकोंग को बीच में कर देती है, लेकिन जियांगजी को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो टियांगकोंग को बीच में रखकर ही सेल्फी ले लेता है। ये तीनों साथ में बहुत ही प्यारे बल्कि एक फैमिली लग रहे होते हैं। जियांगजी अचानक से जाता है और अपनी चुटकी बजाता है। इसके ऐसा करते ही वहाँ के सारे फवारे खुल जाते हैं। शॉमिंग और टियांगकोंग दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मंजर बहुत ही हसीन लग रहा होता है।
आसपास के सारे लोग जमा हो जाते हैं और वो भी इस मंजर को देख रहे होते हैं। इतने में 2 लोग एक बुके लेकर आते हैं जिसमें तकरीबन 1000 रोजेज होते हैं। साथ ही जियांगजी भी शॉमिंग की तरफ चलता हुआ आता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है और एक मर्तबा फिर वो शॉमिंग को प्रपोज कर देता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, आई होप तुम मेरी फीलिंग्स को समझोगी। वहाँ खड़े सारे लोग चीखने लग जाते हैं कि इसे हाँ कर दो। शॉमिंग ट्यांगकोंग का हाथ पकड़ती है और उसे यहाँ से ले जाती है। वो एक मर्तबा फिर से जियांगजी को रिजेक्ट कर देती है। जियांगजी को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है। शॉमिंग के बार बार रिजेक्ट करने के बाद भी जियांगजी इसी के पास आता है। शॉमिंग जैसे इसे देखती है वो खड़ी हो जाती है और इसे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और इसे गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें कितनी मर्तबा मना कर चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रखती। ट्यांगकोंग इनकी बात सुन रहा होता है तो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। शॉमिंग जियांगजी से कहती है कि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। तो जियांगजी से कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जब तक तुम पे ट्राई करता रहूँगा कि जब तक तुम मुझे खुद से पसंद ना करने लगो। तो शॉमिंग कहती है कि तुम फिर से शुरू हो गए। जियांगजी कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया। शॉमिंग कहती है ठीक है, लेकिन आइंदा कभी ऐसी हरकत मत करना। इस पर जियांगजी पूछता है कि क्या तुमने मेरा कॉन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो शॉमिंग मना कर देती है। इस पर जियांगजी कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हें प्रपोज करता रहूं? तुम जरा भी मेरी सिंसियरिटी पे यकीन नहीं रखती। तो शॉमिंग कहती है हाँ बेशक मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी पे यकीन है, लेकिन ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने तुमसे कभी भी नहीं छुपाया कि मेरे दिल में कौन है। मैं तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो जियांगजी कहता है चलो ठीक है, मगर तुम याद रखना कि तुम्हारा यहाँ पर बैकअप प्लान मौजूद है। तुम्हारा जब भी दिल करे तो मेरे पास आ जाना। जियांगजी के दिल में खुद के लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत देखकर शॉमिंग को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बेइंतहा किसी को चाहते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मोहब्बत कभी भी नहीं मिल पाती। इतने में ट्यांगकोंग आता है और कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। तो ये दोनों उसे आइसक्रीम के लिए ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन यांगजाओ के ऑफिस का दिखाया जाता है कि इसके पास येन आता है और इसे बताता है कि कुछ छोटी कंपनीज हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहती हैं। तो यांगजाओ उनकी डिटेल मांगता है और ये जाते हुए सुंगलिंग के बारे में पूछता है कि उसके पैर पर चोट लगी है, वो 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं आई, तो क्या वो ठीक है। यांगजाओ इसकी तरफ देखकर कहता है कि वो तो हमारी कोवर्कर है, तुम उसकी खैरियत खुद ही पूछ लो। तो येन कहता है कि इस पे मेरा हक नहीं है। यांगजाओ से कहता है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि हमारे ऑफिस में ऑफिस रोमांस अलाउ नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तो खुद रूल्स को नहीं मानता, तो तुम उससे मोहब्बत कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उससे कब मोहब्बत हुई मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। इस पर यान मुस्कुराकर कहता है कि पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे वो भी कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करती है जैसा कि मैं, और बस इसी चीज़ को देखकर मैं उसके करीब हो गया। तो यांगजाओ कहता है कि तुम्हें जब भी मौका मिले उसे प्रपोज कर देना। यान जवाब देता है कि मेरी कभी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं उससे कोई क्वेश्चन भी कर सकूं। यांगजाओ की बातें सुनकर उसे क्लियर हो जाता है कि वो लिंग को पसंद नहीं करता और ये सोचते हुए यहाँ से खुशी खुशी बाहर निकलता है। यांगजाओ भी इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो यांग को मोहब्बत हो गई है। अब नेक्स्ट सीन कार का दिखाया जाता है कि शॉमिंग जियांगजी से कहती है कि मुझे बहुत टाइम हो गया कि मैंने ट्यांगकोंग को खुश देखा हो, आज तुम्हारी वजह से उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो जियांगजी इसके करीब आता है और इससे पूछता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। फिर जियांगजी शॉमिंग के करीब आता है और इससे कहता है मेरे गाल पे किस कर दो, इससे मैं समझूंगा कि आज जो मैंने किया उसका मुझे रिवॉर्ड मिल गया। शॉमिंग एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर चीखती है कि तुम्हें क्या हो गया। फिर अचानक से शॉमिंग के करीब आता है और इसकी सीट बेल्ट लगाने लगता है। शॉमिंग एकदम शॉक्ड हो जाती है और इसको देख रही होती है। इतने में ट्यांगकोंग की पीछे से आवाज़ आती है, तो शॉमिंग कार से निकलती है और पीछे जाकर बैठ जाती है। जियांगजी कहता है बेशक कबाब में हड्डी है, लेकिन मैं इसे एज अ डेट ही कंसिडर करूंगा, लेकिन शॉमिंग कुछ भी जवाब नहीं देती। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों फाउंडेशन पहुंचते हैं और ट्यांगकोंग को वहां पर छोड़ते हैं। इतने में अचानक से शॉमिंग के पास कॉल आती है और इसके डायरेक्टर इसे कहते हैं कि क्या तुम थिएटर आ सकती हो। तो शॉमिंग जियांगजी को बताती है कि मुझे थिएटर जाना है। तो जियांगजी कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब थिएटर का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर डायरेक्टर बहुत सैड बैठे होते हैं। शॉमिंग आती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि जिस कंपनी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो हमारे प्ले के साथ इन्वेस्ट करेगी, अब वो लोग एनिमेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत मुश्किलों के बाद उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की थी और अब जब उन्होंने विड्रॉ कर दिया है तो मुझे नहीं लगता कि हम इस जगह का रेंट भी दे पाएंगे। तो शॉमिंग इनसे कहती है कि आप परेशान ना हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। वो शॉमिंग से कहते हैं कि तुम क्या कर पाओगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। इस पर शॉमिंग कहती है कि आप परेशान मत हो, आप मुझ पर भरोसा रखें, और ये कहते हुए यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट सीन सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन की दी हुई टेप रिकॉर्डिंग हाथ में बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में गेट नॉक होता है तो वो उसे कुशन के पीछे छुपा देती है और गेट खुलकर जाके देखती है तो येन आया होता है। वो गेट खुलते के साथ ही इसकी खैरियत पूछता है कि तुम्हारे पैर में लगी थी, अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो सुंगलिंग इससे कहती है कि अंदर आ जाओ। ये सुंगलिंग का हाथ पकड़कर उसे सोफे पे बिठाता है और उसके लिए कुछ सामान भी लाता है। ये पूछती है कि क्या कंपनी में कुछ बुरा हुआ है, जिस पर येन कहता है नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हारे पैर पर लगी है जिसकी वजह से तुम बाहर आ जा नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स और दूसरा सामान लेकर आया हूँ।
फिर यान सुंगलिंग के लिए कुछ ऑरेंजेस काटता है। इस पर सुंगलिंग कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत करो, मैं इतनी केयर के लायक नहीं हूँ। जिस पर यान कहता है कि हम लोग कुलीग्स हैं और एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। वो करीब आकर इसके आगे ऑरेंजेस रखता है और इससे कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, और ये कहकर चला जाता है। यान को इतनी केयर करता देख सुंगलिंग को भी कुछ फील होता है और वो उसी के बारे में सोचने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में स्टूडियो को दिखाया जाता है कि इस जगह को खाली कराया जा रहा होता है। शॉमिंग यहाँ पर खड़ी होती है और वो बहुत ज्यादा सैड होती है। इतने में जियांगजी यहाँ पर आ जाता है और शॉमिंग को इतना सैड देकर उससे वजह पूछता है। तो शॉमिंग इस सारे मामले के बारे में बताती है। जियांगजी इसकी मदद करने का कहता है तो ये मना कर देती है और कहती है कि अब से मैं अपनी मदद खुद करूंगी, लेकिन साथ ही कहती है कि मुझे तो स्टोरी टेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो जियांगजी अपने मोबाइल में इसे एक ऐप दिखाता है और कहता है कि तुम इससे फायदा उठा सकती हो। ये एक FM ऐप है जिसपे आप अपनी कहानियां बता सकते हो। तो शॉमिंग ये देखकर खुश होती है कि इससे तो मेरी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। शॉमिंग कहती है कि मैं इसे घर जाकर ट्राई करूंगी। तो जियांगजी कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्टूडियो में जीटोंग एक्टिंग कर रही होती है। शॉमिंग की डायरेक्टर बाहर खड़ी होकर इसे देख रही होती है, लेकिन जीटोंग की एक्टिंग थोड़ी ओवर होती है और वो इतनी कोशिशों के बाद भी शॉमिंग जैसा एक्ट नहीं कर पाती। जब शूटिंग खत्म होती है तो जीटोंग बाहर आकर इनसे पूछती है कि आपको मेरी एक्टिंग कैसी लगी। तो डायरेक्टर इसे अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग बेहतर थी, लेकिन तुम थोड़ी और मेहनत करोगी तो ये अच्छी हो जाएगी। ये कहकर वो यहाँ से निकलती है और जीटोंग दिल में सोचती है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं शॉमिंग जैसी नहीं बन सकती। सामने इसका मेकअप मैन खड़ा होता है और वो इससे कहता है कि तुम और शॉमिंग तो दोस्त थे, तो तुम उससे खुद को कंपेयर क्यों कर रही हो। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग की डायरेक्टर इससे मिलने आती है। तो शॉमिंग उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। ये दोनों आपस में बात कर रही होती है कि इतने में शॉमिंग देखती है कि सामने बहुत ज्यादा रश लगा है। तो वो डायरेक्टर से पूछती है कि वहाँ इतना रश क्यों हो रहा है, जिस पर डायरेक्टर जवाब देती है कि इन दिनों ये चीज बहुत आम हो गई है। एक्चुअली वो डोनेशन जमा कर रहा है और इसी चीज से शॉमिंग को आइडिया आता है कि वो भी तो डोनेशन जमा कर सकती है। अब जियांगजी के घर का दिखाया जाता है कि वहाँ पर जाता है तो इसके डैड यहाँ बैठे होते हैं और इसे कहते हैं कि आज हमें एक डिनर पर जाना है। तो ये उनसे कहता है कि अगर आप ये बुरे काम छोड़ देंगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो वो जवाब में कहते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बस तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन में यांग जाओ डायरेक्टर की कुर्सी से हट जाएगा तो वहाँ पर तुमने ही बैठना है। ये अपने डैड की बातें सुन रहा होता है लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। साथ ही दिखाया जाता है कि शॉमिंग के घर में काम करने वाली यांग जाओ के डैड का कमरा देख रही होती है। वो इनकी स्टडी में आ जाती है और यहाँ पर सामान को देखने लगती है और इसमें से कुछ ढूंढ ही रही होती है कि इतने में सिस्टर हुआ बाहर आ जाती हैं और वो खिड़की से इसे देख लेती हैं। वो अंदर आ जाती हैं और इससे कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ की सफाई मैं खुद करती हूँ। ये इनसे माफी मांगती है कि मैं आपकी बात भूल गई थी। वो कहती है तुम तो इतनी जवान हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी सी बातें भूलना चाहिए। फिर इसे लेकर बाहर निकलती हैं और इसका गेट बंद कर देती हैं। यहाँ शॉमिंग खड़ी रोड पर पैम्फलेट बांट रही होती है और डोनेशन जमा कर रही होती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जियांगजी और उसके फादर डिनर पर आते हैं। यहाँ पर ये लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ यांगजाओ की बुराइयां ही कर रहे होते हैं। शॉमिंग थोड़ा बहुत डोनेशन जमा कर अपने घर आती है। फिर यहाँ पर काम करने वाली लड़की शॉमिंग को पानी पिलाती है। शॉमिंग अपनी मॉम के बारे में पूछती है और उनके कमरे में जाती है तो ये उसको गुस्से से देखने लगती है। शॉमिंग अपनी मॉम के पास बैठती है और उन्हें बताती है कि जिस प्रोग्राम के ऊपर मैं काम कर रही थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी मॉम इसकी बात सुन रही होती है कि इतने में यांगजाओ यहाँ पर आ जाता है और छुपकर इन दोनों की बातें सुनने लगता है। ये शॉमिंग से कहती है कि तुम यांगजाओ से हेल्प क्यों नहीं ले लेती, जिसपे शॉमिंग कहती है कि नहीं, अब से मैं अपना काम खुद करना चाहती हूँ। तो यांगजाओ इनकी सारी बातें सुन रहा होता है, फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग बैठकर अपनी मॉम को खाना खिला रही होती है। इतने में इसके पास कॉल आती है तो वो रिसीव करती है और वो शॉमिंग को बताते हैं कि हमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई है, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए परफॉर्म करें। शॉमिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनसे पूछती है कि मुझे कहाँ आना है। वो बताते हैं मेरी बेटी की बर्थडे है तो तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी में आना है और अगर वो तुमसे खुश हो गई तो मैं तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट भी करूंगा। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग लोकेशन पर पहुंचती है और इत्तेफाक से यहाँ पर जियांगजी आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये अपना बैग पीछे छुपाने लगती है लेकिन जियांगजी छीन लेता है और इसे पूछता है कि तुम कॉस्ट्यूम लेकर साथ क्यों घूम रही हो। तो शॉमिंग उसे बताती है कि आज मेरा शो है। तो जियांगजी कहता है कि यहाँ पर कैसा शो हो रहा है और जब इसे पता चलता है कि एक बच्चे की पार्टी में परफॉर्म करने के लिए आई है तो इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन शॉमिंग फिर इसे समझाती है और घर के अंदर आ जाती है। घर की मेड जैसे इसको देखती है वो फौरन से किसी को कॉल करती हैं। बच्चे जैसे ही शॉमिंग को देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो उस बच्चे के साथ केक कट करती है और उनके लिए परफॉर्मेंस भी देती है। वो सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और ये देखकर बच्चे के फादर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब पार्टी एंड हो जाती है और वो शॉमिंग से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होते हैं। इतने में इनकी बच्ची भागती हुई आती है और उसके हाथ से वॉच गिरता है और वो खुद भी जमीन पर गिरने वाली होती है लेकिन शॉमिंग उसे बचा लेती है और उस बच्ची की जगह पर शॉमिंग के हाथ में कांच घुस जाता है। बच्ची के फादर जैसे ही देखते हैं वो शॉमिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मैं आपको दवा लगा देता हूँ। इतने में अचानक से इनकी वाइफ आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। शॉमिंग को धक्का देती है और कहती है तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। शॉमिंग उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताने लगती है लेकिन वो शॉमिंग की कोई भी बात नहीं सुनती।
इतने में जियांगजी आता है और शॉमिंग को इस तरह से देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि पहली बात तो ये कि आपने खुद ही इसको अपने घर पे बुलाया और अब जब ये आकर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे चुकी है तो आप लोग इसके साथ इस तरह कर रहे हैं। फिर इसे लेकर वहाँ से अपने घर पर आ जाता है और इसके हाथ पे बैंडेज लगाता है। शॉमिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और इसे तकलीफ में देखकर जियांगजी भी बहुत ज्यादा सैड होता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो शॉमिंग को घर छोड़ने के लिए आता है। इतने में यहाँ से जियांगजी बाहर निकल रहा होता है। वो जैसे इन दोनों को देखता है वो रुक जाता है। उसकी नजर शॉमिंग के हाथ पे पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसके हाथ को क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। जियांगजी जैसे घर में आता है शॉमिंग की मॉम उसे देखती है और शॉमिंग से पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर यांगजाओ को बहुत जेलस फील होता है। शॉमिंग उन्हें बताती है नहीं, ये यांगजाओ का कुलीग है। फिर ये इसके पास आती है और इससे पूछती है कि क्या तुम जा रहे हो, लेकिन यांगजाओ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। साथ ही एन का दिखाया जाता है कि वो उसी कंपनी के पास आया होता है जिन लोगों ने शॉमिंग के डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है और उनसे कहता है कि हम आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसके लिए हमने आपको मुंह मांगी कीमत दी है, लेकिन अब हमारी भी एक शर्त है कि आप उसी कंपनी को कांटेक्ट करेंगे जिसके साथ अभी आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। अब क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और वो कहते हैं कि ठीक है हम उन्हीं के साथ कांटेक्ट कर लेंगे। फिर यान यांगजाओ के पास जाता है और उन्हें सारी बातों के बारे में बताता है। साथ ही हमें शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो जियांगजी के बताए हुए एफएम रेडियो ऐप पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है। ये यहाँ पर पीटर पैन की कहानी सुना रही होती है और वहीं दूसरे कमरे में यांगजाओ बैठा होता है। वो भी ये ऐप ऑन कर लेता है और शॉमिंग की वॉइस सुन रहा होता है। शॉमिंग इतने अच्छे से कहानी सुनाती है कि उसे सुनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वहीं शॉमिंग के डायरेक्टर का दिखाया जाता है कि वो भी बैठे शॉमिंग की स्टोरी सुन रहे हैं। अब नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग स्टूडियो आती है तो इसके डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। वो इसे बताते हैं कि जिस कंपनी ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था उन्होंने वापस हमें अप्रोच किया है और इस बार उन्होंने हमारे साथ लॉन्ग टर्म डील की है। ये सुनकर शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है। डायरेक्टर कहते हैं कि एजेंसी से टास्क आया है और मैंने कल रात तुम्हारी स्टोरी सुनी थी, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, तो उस रोल के लिए तुम बिल्कुल सेट रहोगी। शॉमिंग कहती है कि मैंने तो एफएम पे स्टोरी सुनाई थी और ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो शॉमिंग से कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। डायरेक्टर के इतना ज्यादा बोलने पर शॉमिंग मान जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास आती है और उसे मनाती है कि पीटर पैन वाले परफॉर्मेंस में तो मेरा साथ दे दो। वो थोड़ा सा मना करती है लेकिन फिर भी वो मान जाती है। अब ये अपने घर आ जाती है और अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसकी मॉम और सिस्टर हुआ इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती हैं। ये अपनी प्रैक्टिस पे इतना ज़्यादा मगन होती है कि ये किसी पर भी फोकस नहीं करती कि अचानक से पीछे से यांगजाओ आ जाता है तो ये उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर ये प्ले की स्क्रिप्ट देखता है तो शॉमिंग इससे पूछती है कि क्या तुम मेरे शो में आओगे, वहाँ पर तुम्हारी मॉम भी आएंगी। लेकिन यांगजाओ कहता है कि जब का हम जब ही देखेंगे और ये कहकर अपने रूम में चला जाता है। अब शो वाले दिन का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग पीटर पैन बनती है और वो इसमें बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। साथ ही इसकी कॉलेज की फ्रेंड्स भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर जियांगजी आता है और जीटोंग उसको देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जियांगजी डायरेक्ट शॉमिंग के पास जाता है और उसकी गाल पर किस करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा जेलस होती है। शॉमिंग खुद भी हैरान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। वो शॉमिंग को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छा करोगी। शॉमिंग का शो देखने के लिए शॉमिंग के मॉम और सिस्टर हुआ, साथ ही डायरेक्टर और उनका बॉयफ्रेंड भी आए होते हैं। शो स्टार्ट होता है और पीछे वाले गेट से यांगजाओ भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो सबसे दूर बैठता है ताकि कोई उसे देख ना सके। शॉमिंग और उसकी दोस्त बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं और इन दोनों को देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही शो खत्म होता है यांगजाओ यहाँ से फौरन चला जाता है। सामने यांगजाओ की मॉम और टियांगकोंग बैठे होते हैं और वो इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। शॉमिंग भी टियांगकोंग को आवाज लगाती है और उसको हेलो करती है। अब शो के बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट आते हैं। शॉमिंग जियांगजी को टोस्ट करती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है क्योंकि तुम मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हो। तो जियांगजी से मुस्कुराकर कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जीटाओ इनकी बात सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और तकरीबन सभी लोग ड्रंक होते हैं। जियांगजी शॉमिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कहती है नहीं, तुम जीटाओ को छोड़ दो। जीटाओ भी ड्रंक होने की एक्टिंग कर रही होती है और फौरन से जियांगजी को पकड़ लेती है। तो शॉमिंग कहती है ये बहुत ज्यादा ड्रंक है तो प्लीज तुम इसका ख्याल रखना, मैं डॉक्टर के साथ घर पर चली जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांगजी जीटाओ को उसके घर छोड़ने के लिए आता है। उसे बेड पे लिटा रहा होता है तो ये उसको पकड़ लेती है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रही होती है। इतने में जियांगजी के पास कॉल आती
आती है। वो फौरन से कॉल को उठाता है तो ये शॉमिंग की होती है और वो जीटाओ के बारे में पूछती है कि क्या तुमने उसको घर पर छोड़ दिया। तो जियांगजी जवाब देता है कि हाँ, मैंने उसे घर छोड़ दिया था, अब वो सो गई है। जीटाओ इसके पास आ जाती है और फिर से इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करती है। जियांगजी भी इसके करीब आने लगता है तो ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जियांगजी से कहता है कि तुम अपनी हद में रहो और इसे बेड पर फेंक कर वो यहाँ से चला जाता है। जीटाओ उसको बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। ये देखकर जीटाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही शॉमिंग को दिखाया जाता है कि ये घर पहुंचती है तो सामने यांगजाओ बैठा होता है। ये उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे शो के बारे में बताने लगती है। बातों बातों में इसको वोमिट आने लगती है तो यांगजाओ उसके पास आता है और इसे उठाकर वॉशरूम लेकर जाता है। वोमिट करने के बाद शॉमिंग काफी हल्का महसूस करती है। फिर इसे बेड पर बिठाता है और कहता है कि जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इतना ड्रिंक क्यों करती हो। तो शॉमिंग कहती है कि हमारा शो बहुत अच्छा हुआ था, उसकी सेलिब्रेशन में हमने ड्रिंक की थी। फिर यांगजाओ यहाँ से चला जाता है और हमें नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांगजाओ का जो प्रमोशनल वीडियो है उसके लिए शॉमिंग को मॉडल चुना गया है। यहाँ शॉमिंग प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं डायरेक्टर और जियांगजी इसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करती है। थोड़ी देर बाद शूटिंग एंड होती है तो जियांगजी शॉमिंग को पानी देने के लिए जाता है। पीछे से डायरेक्टर इन दोनों की पिक्चर्स खींच लेते हैं और वो किसी को सेंड करते हैं और जिसे वो पिक्चर्स सेंड करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जीटोंग होती है। जीटोंग डायरेक्टर से कहती है कि ये वीडियो तो मैं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता अब आप मुझे किसी तरह से भी रोल मिले। तो डायरेक्टर कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बात करता हूँ। शॉमिंग का शूट खत्म हो जाने के बाद ये लोग एक मीटिंग रखते हैं और इसमें से डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है। शॉमिंग के साथ अगर कोई और बंदा ऐड हो जाए और वो इसके साथ गेम्स खेले तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इस पर जियांगजी कहता है कि अब तो शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और हमें पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम दूसरा बंदा ढूंढ सके। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मेरे पास एक बंदा है जो कि बहुत ज्यादा काबिल है और ये कहकर कॉल लगाते हैं। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि मीटिंग रूम के अंदर जीटोंग एंटर होती है। जीटोंग जैसे अपने गॉगल्स उतारती है शॉमिंग उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस भी होता है कि जहाँ पर शॉमिंग अपना काम स्टार्ट करना चाहती है वहाँ हर जगह जीटोंग आकर उसका सारा काम खराब कर देती है। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यहाँ पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में यांगजाओ यहाँ पर आ जाता है और इसे कहता है कि कल तो तुम्हें शूटिंग पर जाना है तो तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही। शॉमिंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही और उसे पूछती है कि क्या कोई इंसान अपने चेहरे पे अच्छाई का मास्क लगाकर आपको धोखा दे सकता है, जैसे सामने से देखकर उसे ऐसा लगे कि उससे अच्छा कोई भी नहीं है लेकिन वो अंदर ही अंदर आपके बारे में कुछ सोच रहा हो। इस पर यांगजाओ कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ूं, मैं बस उसी चीज पे यकीन रखता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर शूट करने के लिए आए होते हैं और होटल में शॉमिंग और जीटोंग एक कमरे में रुकती हैं। शॉमिंग जैसे ही रूम में आती है जीटोंग फौरन एक्टिंग स्टार्ट कर देती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। शॉमिंग इसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो फौरन इसके लिए मेडिसिन लेने जाती है लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपना मोबाइल और डोर की कीज यहीं पर भूल जाती है। इसके जाने के बाद जीटोंग दिल में सोचती है कि अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अब रास्ते का सीन दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा सर्दी के बावजूद भी शॉमिंग इसके लिए दवा ढूंढ रही होती है। किस्मत से सामने एक फार्मेसी होती है तो शॉमिंग उसमें चली जाती है, इसके लिए दवाइयाँ लेती है और साथ ही कुछ जूसेस भी। फिर होटल वापस आती है और गेट के आगे खड़े होकर जैसे ही वो अपनी जेब में हाथ डालती है उसे याद आता है कि मैं तो अपनी कीज अंदर ही भूल गई थी। फिर ये बहुत ज्यादा गेट बजाती है लेकिन जीटोंग गेट नहीं खोलती। फिर ये मैनेजमेंट के पास आती है और उनसे एक नई की इशू कराती है। वो की लेकर जाती है और गेट पर प्रेस करती है और जैसे ही वो गेट खोलती है शॉमिंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि जीटोंग ने अंदर से गेट को लॉक किया हुआ है और शॉमिंग को समझ आ जाता है कि जीटोंग ने ये सब कुछ जो भी किया है वो सब उसने जानबूझकर किया था। इसे ही सुनकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो रूम के बाहर बैठ जाती है और इत्तेफाक से जियांगजी यहाँ से गुजर रहा होता है तो वो जैसे ही शॉमिंग को देखता है वो उसके पास आ जाता है और इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो ये से झूठ बोल देती है कि मैं सामान लेने के लिए बाहर गई थी और मैं अपनी रूम की कीज अंदर ही भूल गई। जियांगजी इसके हाथों में देखता है तो वहीं पर रूम की कीज रखी होती हैं। फिर जाकर गेट बजाने लगता है तो इसे नजर आता है कि जीटोंग ने गेट को अंदर से ही लॉक किया हुआ है और ये देखकर वो जीटोंग की सारी हरकतों को समझ जाता है। फिर शॉमिंग को कहता है मेरे साथ चलो और इसे मैनेजमेंट के पास लेकर आकर अपने नाम पर एक और कमरा बुक करवाता है। शॉमिंग जियांगजी को देख रही होती है और उसे बहुत ज्यादा दिल में खुशी होती है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग को उसके रूम में लेकर आता है। शॉमिंग गेट बंद करने लगती है तो ये गेट पर हाथ रख लेता है कि अगर तुम अकेले सोगी तो तुम्हें डर लगेगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। शॉमिंग ये सुनकर हंसने लग जाती है और गेट बंद कर लेती है।
अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि जियांग जी शॉमिंग के रूम के बाहर आता है और उसका गेट बजाने लगता है। इतने में जीटोंग अपने रूम से निकलती है और इसके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और अचानक से शॉमिंग गेट खोलती है तो जीटोंग उसको देखकर हैरान हो जाती है। फिर उसे पूछती है कि क्या तुम इस रूम में सोई थी। शॉमिंग बहुत सैडली बोलती है कि कल रात जब मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई थी तो मैंने गेट बहुत ज्यादा बजाया, लेकिन तुमने गेट नहीं खोला। इतने में वहाँ पर जियांग जी आ गया और उसने मुझे इस कमरे में स्टे करवाया। ये जैसे ही सुनती है वो फौरन जियांग जी की तरफ देखती है और फौरन से शॉमिंग का हाथ पकड़कर एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि जब तुम गई थी मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसी में मैं सो गई। जियांग जी कहता है कि सोच समझ के बोला करो, क्योंकि इंसान के अल्फाज ही उसके लिए बर्बादी लेकर आते हैं। तो जीटोंग उसका हाथ पकड़ती है और इसे मनाने लगती है कि प्लीज तुम मुझसे नाराज ना हो। इतने में यहाँ पर डायरेक्टर आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। अब नेक्स्ट सीन हमें शूटिंग का दिखाया जाता है कि शॉमिंग और जीटोंग दोनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और उन्हें देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर शूटिंग खत्म होने के बाद जियांग जी डायरेक्ट यांगजाओ के ऑफिस में आता है। तो यांगजाओ से पूछता है कि शूटिंग कैसे रही, क्या सब कुछ ठीक से हो गया। तो जियांग जी कहता है बिल्कुल सब कुछ अच्छे से हो गया, बल्कि मुझे तो शॉमिंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिला। अगर उसके साथ मुझे किसी भी काम करने का मौका मिलता रहे तो मैं कभी भी नहीं थकूंगा, बल्कि मुझे तो मजा आएगा। इसकी बातें सुनकर यांगजाओ थोड़ा जेलस हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। साथ ही शॉमिंग अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज आती है और यहाँ का सर्वे कर रही होती है। ये लोग देखते हैं कि सामने जीटोंग बैठी हैं, तो ये फौरन से उसके पास आ जाती हैं। वहीं जीटोंग बैठकर कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही होती है। ये दोनों जैसे ही वो पढ़ती हैं बिल्कुल हैरान रह जाती हैं, क्योंकि जीटोंग शॉमिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें लिख रही होती है कि उसने शूटिंग में बहुत कुछ किया और इस प्रोमोशनल वीडियो में आने के लिए वो कैमरामैन और डायरेक्टर के साथ भी सोई थी। ये शॉमिंग की बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बारे में इतना गंदा सोचती है। ये देखकर शॉमिंग को बहुत ज्यादा अफसोस होता है। शॉमिंग की दोस्त इससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो जैसे ही पीछे पलटती है वो इन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। जब शॉमिंग को पता चलता है कि जीटोंग उसके बारे में बहुत बुरा सोचती है। शॉमिंग की दोस्त जीटोंग से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा बुरी हो। इस पे जीटोंग जवाब देती है कि तुम अपनी बकवास को बंद रखो, और यहाँ से बाहर जाते हुए कहती है कि शॉमिंग मुझे तुमसे बात करनी है। इसे देखकर लगता है कि इसे जरा भी पछतावा नहीं है कि शॉमिंग के साथ क्या कर रही है। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग इससे पूछती है कि यार मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त माना था, तो मुझसे क्या ऐसी गलती हो गई कि तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी। तो जीटोंग शॉमिंग से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, लेकिन दूसरों के आगे बहुत मासूम बन जाती हो। शॉमिंग इसकी तरफ देख रही होती है और वो कुछ भी कह नहीं पाती। तो ये कहती है कि मैं सबको प्रूफ कर दूंगी कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। साथ ही जाते हुए कहती है कि आइंदा से हम कभी भी दोस्त नहीं रहेंगे और मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगजाओ अपने ऑफिस में बैठा होता है, तो यहाँ पर इसकी मॉम की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि हमने बच्चों के लिए छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वहाँ पे जरूर आना। यांगजाओ इनसे कहता है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी कंपनीज के कुछ अर्जेंट इश्यूज है जिन पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। ये सुनकर वो सैड हो जाती है और यांगजाओ कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और शॉमिंग यहाँ पर आती है, तो यांगजाओ की मॉम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बच्चे शॉमिंग से यांगजाओ के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताती है कि वो अपनी कंपनी में बिजी थे। इतने में गेट खुलता है और यांगजाओ अंदर आता है। उसे इस तरह अचानक देखकर यांगजाओ की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वो सभी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है, इससे बच्चे भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। यांगजाओ को सॉरी बोलता है कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए हो। फिर ये लोग सब बैठ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट होता है, जिसमें ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। वहीं किंग शान का दिखाया जाता है कि वो उसी लड़की से बात कर रहे होते हैं जिन्होंने शॉमिंग की मॉम को मारने के लिए कहा था। वो इनको बताता है कि यांगजाओ उनका बेटा नहीं है, बल्कि वो तो उस औरत का बेटा है जो चिल्ड्रंस फाउंडेशन चलाती हैं। ये सुनकर किंग शान हैरान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर रेस्टोरेंट में बैठे हैं। पीछे से कोई आता है और इनकी आंखों पे हाथ रख लेता है। ये फौरन से मुस्कुराते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर हैं। वो कहती हैं कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया, मैंने तो अपनी आवाज बदलकर बात की थी। तो डायरेक्टर हंसकर कहते हैं कि तुम जिस तरह से भी मेरे आगे आ जाओ, मैं तुम्हें हमेशा पहचान सकता हूँ। फिर ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और डिसाइड करते हैं कि खाने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन अचानक से डॉक्टर के पास कॉल आ जाती है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी होने की वजह से उन्हें जाना पड़ता है। डायरेक्टर उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा सैड हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ऐसे बॉयफ्रेंड का क्या फायदा जब हम उसके साथ टाइम भी स्पेंड ना कर सकें। वहीं साथ ही यांगजाओ और सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए होटल आए होते हैं। अब मीटिंग स्टार्ट होती है और इसमें यांगजाओ थोड़ा सा लेट हो जाता है और इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक पीना पड़ता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि यांगजाओ होटल रूम में पड़ा है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं है। कुछ देर गुजरती है कि यहाँ पर सुंगलिंग आती है। वो टॉवल में होती है और उसने कपड़े नहीं पहने होते। वो यांगजाओ के पास आती है और उसे प्यार करने लगती है।
अचानक से यांगजाओ नींद में बोलने लगता है कि मुझे पानी चाहिए। वो जैसे ही सुनती है वो फौरन से पानी की बोतल उठाती है और यांगजाओ को पानी पिलाने लगती है, लेकिन वो पानी नहीं पी पाता और उसको खांसी होने लगती है। लेकिन वो लगातार पानी मांग रहा होता है तो सुंगलिंग खुद पानी पीती है और अपने मुंह से उसे पानी पिलाती है, जबकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यांगजाओ पानी पीता है, फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। सुंगलिंग भी उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, जबकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यांगजाओ क्योंकि ड्रंक होता है उसे लगता है कि ये शॉमिंग है और वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सुंगलिंग जैसे ही शॉमिंग का नाम सुनती है वो शॉक्ड हो जाती है और उसे गुस्सा आने लगता है। वो कुछ सोचती है, फिर खड़ी होती है, आकर अपने मोबाइल में से अपना फोन निकालती है और यांगजाओ के बराबर में जाकर लेट जाती है। फिर उसके साथ पिक्चर्स क्लिक करती है और उसके गाल पे किस करते हुए भी एक पिक्चर ले लेती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग सिस्टर हुआ के पास आती है और उनसे यांगजाओ के बारे में पूछती है, तो वो इसे बताती है कि वो तो कल रात घर ही नहीं आया। ये सुनकर वो परेशान होती है और यांगजाओ को कॉल करती है। कुछ देर के बाद कॉल पिक होती है तो ये समझती है कि यांगजाओ है, जबकि वो यांगजाओ नहीं सुंगलिंग होती है। शॉमिंग इसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हारे पास फोन कैसे आया। ये कहती है कि अभी यांगजाओ सो रहा है, जब वो उठ जाएगा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम्हारी कॉल आई थी, और ये कहकर कॉल कट कर देती है। अब कुछ देर बाद जब यांगजाओ की आंख खुलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ये भी देख लेता है कि यहाँ पर सुंगलिंग के कपड़े भी पड़े हुए हैं। वो अपने कपड़े चेंज करता है और फौरन से नीचे आता है। यहाँ सुंगलिंग ने नाश्ता प्रिपेयर किया होता है और वो यांगजाओ से कहती है कि आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। ये देखता है कि सुंगलिंग ने अभी भी गाउन पहना हुआ है तो ये उससे कल के बारे में पूछता है, लेकिन सुंगलिंग इसको कुछ भी नहीं बताती और बात को पलट देती है। अब नेक्स्ट सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है कि सुंगलिंग कॉफी बना रही होती है। इतने में इसकी कुलीग आती है तो ये उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है और बातों बातों में जानबूझकर अपना मोबाइल यहीं पर छोड़ जाती है। फिर आगे जाती है और दूसरे मोबाइल से इस नंबर पर कॉल करती है। वो लड़की जैसे ही कॉल देखने के लिए इसका मोबाइल उठाती है, इसमें यांगजाओ और इसकी पिक्चर शो होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और फौरन से अपना मोबाइल निकाल कर इसकी पिक्चर क्लिक करती है। वहाँ खड़ी सुंगलिंग इसको देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने ये इसलिए किया है ताकि उसके बताए बगैर ही पूरी कंपनी इन दोनों को देख ले। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगजाओ से मिलने के लिए ऑफिस आती है। वो देखती है कि यहाँ पर लड़कियाँ खड़ी हैं और वो किसी बारे में बात कर रही हैं। ये थोड़ा सा आगे बढ़कर देखती है तो ये सुंगलिंग और यांगजाओ की पिक्चर होती है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और करीब आकर इनको देखने लगती है। इतने में पीछे से यांगजाओ निकल कर जाने लगता है। जैसे ही वो शॉमिंग को देखता है वो रुक जाता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इत्तेफाक से वहाँ पर जियांगजी भी आ जाता है। शॉमिंग आगे से हटती है और इसे पिक्चर दिखाती है। ये देखकर तो यांगजाओ भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। शॉमिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यांगजाओ से पूछती है कि ये सब कुछ कब हुआ, लेकिन यांगजाओ इस बारे में उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और इसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये तुम्हारा मसला नहीं है। ये सुनकर शॉमिंग रोने लग जाती है और वो यहाँ से भागती हुई चली जाती है। जियांगजी भी यांगजाओ के पास आता है और वो लैपटॉप में पिक्चर देखता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन यांगजाओ उसकी बात का जवाब नहीं देता। तो जियांगजी शॉमिंग के पीछे भागता हुआ चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यांगजाओ सुंगलिंग से पिक्चर के बारे में पूछता है। वो साफ मना कर देती है और कहती है कि बेशक मैंने पिक्चर ली थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे ही मोबाइल में थी और मैंने किसी को भी सेंड नहीं की। अब मुझे नहीं पता कि किसने ये किया है। यांगजाओ कहता है कि वो तो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसी हरकत मत करना। अब तुम अपने काम पे फोकस करो। सुंगलिंग को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि इसे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है कि ये लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। शॉमिंग कहती है मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे खाना नहीं खाएंगी। सिस्टर हुआ कहती है कि मैंने उनके मनपसंद खाने बनाए हैं, इसलिए मैं उनको जाकर दे देती हूँ। वहीं यांगजाओ शॉमिंग से कहता है कि प्लीज तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे शॉमिंग बैठ जाती है और सिस्टर हुआ उनकी मॉम के लिए खाना लेकर चली जाती हैं। खाना खाते हुए यांगजाओ इसको एक्सप्लेन करता है कि मेरा और सुंगलिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और फिर कसम खाकर कहता है कि मैं वाकई इस बारे में नहीं जानता। तो शॉमिंग इसे रोक देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कसम खाओ। फिर खाना खाने लगती है तो यांगजाओ को समझ आ जाता है कि उसे इस पर यकीन हो गया है। वो शॉमिंग से कहता है कि थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए और मुझ पर यकीन करने के लिए। फिर शॉमिंग अपने कमरे में आ जाती है और यांगजाओ के दिए हुए रिंग नेकलेस को देखने लगती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि शॉमिंग को अपनी मॉम को लेकर नर्सिंग होम जाना होता है, इसलिए यांगजाओ बहुत ज्यादा सैड होता है कि शॉमिंग अब उसके साथ नहीं रह सकेगी। शॉमिंग इसे कहती है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे फौरन से कॉल कर देना, मैं वहाँ से आ जाऊंगी। ये सुनकर यांगजाओ इसे गले लगा लेता है और कहता है कि अपना ख्याल रखना। अब ये लोग नर्सिंग होम आ जाते हैं और डॉक्टर इनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर इनका अच्छा ख्याल रखा गया तो ये फौरन से ठीक हो जाएंगी और इनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। ये सुनकर शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि सोते हुए शॉमिंग की मॉम को ख्वाब आता है जिसमें वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं।
फिर अचानक से उनकी आंख खुलती है और वो रूम को देखने लगती हैं। उन्हें सब कुछ याद आ चुका होता है। वहीं शॉमिंग की तरफ देखती हैं तो वो वहीं बैठकर सो रही होती है। उसके सर पर हाथ फेर कर रोने लग जाती हैं और इतने में शॉमिंग की आंख खुलती है तो वो फौरन से लेटकर सोने की एक्टिंग करती हैं। शॉमिंग उठते के साथ ही इनके चादर को ठीक करती है और वो वापस से सो जाती है। वहीं शॉमिंग की मॉम पूरी रात रोती रहती हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मॉम यहाँ पर नहीं है। वो पूरे रूम में मॉम को देखती है लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। वहीं शॉमिंग की मॉम को दिखाया जाता है कि वो सी साइड पर चल रही हैं। वो रोते हुए कह रही होती हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ कैसे बताऊं। तुम मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत ज़्यादा तकलीफें उठा रही हो, जबकि तुम तो ये डिजर्व भी नहीं करती। ये कहते हुए वो पानी के अंदर जाने लगती हैं। इत्तेफाक से पीछे जियांगजी खड़ा होता है और वो इनको देख लेता है तो वो भागते हुए इनके पास आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है। शॉमिंग भी डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। वो भी जैसे इस साइड पर देखते हैं वो भागते हुए बीच की साइड पर आती है। फिर ये दोनों मिलकर इनको बचा लेते हैं। शॉमिंग इनको रूम में लेकर आती है और इनसे पूछती है कि आप वहाँ पर क्या कर रही थी और अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकती हैं। लेकिन इसके काफी ज्यादा बोलने पर भी इसकी मॉम इसको कुछ नहीं बताती। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि अपनी मॉम को बैठकर नाश्ता करा रही होती है। इतने में टीवी पे न्यूज आती है तो इसकी मॉम देखने लगती हैं। ये उनसे रिमोट लेती है और कहती है प्लीज आप पहले खाना खा लें। टीवी बंद करने लगती है तो इसे नजर आता है कि यहाँ पर तो यांगजाओ की बात हो रही है। न्यूज पे बताया जा रहा होता है कि ये सबको पता चल चुका है कि यांगजाओ एक्स CEO का बेटा नहीं है और उसकी रियल मॉम एक चिल्ड्रंस फाउंडेशन की डायरेक्टर है। ये सुनकर शॉमिंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और इतना बड़ा झूठ छुपाने की वजह से यांगजाओ को बोर्ड से भी फायर कर दिया गया है। ये सुनकर शॉमिंग शॉक्ड हो जाती है और वो फौरन से यांगजाओ के घर के लिए निकलती है और यांगजाओ ने जो इसे रिंग का नेकलेस दिया था इसे वो अपने गले से उतार कर अपने हाथ में पहन लेती है। अब कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है कि शॉमिंग जैसे ही यांगजाओ के घर आती है वो देखती है कि वो नीचे तो मौजूद नहीं है। वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि यांगजाओ काफी ज्यादा ड्रंक है और वो वोमिट्स कर रहा है। तो ये जल्दी से उसके पास जाती है और उसे संभालती है। यांगजाओ इस पे गुस्सा करने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन शॉमिंग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसे उठाकर बेड पर लेटाती है। फिर यांगजाओ को मेडिसिन खिलाती है जिसको खाने की वजह से यांगजाओ कुछ टाइम के लिए आराम से सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग किचन में खड़ी है और वो यांगजाओ के लिए पॉरेज बना रही है। खाना तैयार होने के बाद ये यांगजाओ को नीचे लेकर आती है और उसे सीट पर बिठाती है। उसके लिए दलिया निकालती है और कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, बेशक ये ज्यादा अच्छा नहीं बना होगा, इसलिए तुम थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। शॉमिंग को इतना केयर करता देखकर यांगजाओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर वो पॉरेज खाता है और कहता है कि ये बहुत मजे का बना है। लेकिन जब शॉमिंग ट्राई करती है तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कहती है कि ये तो बिल्कुल पानी वाला हो रहा है। यांगजाओ इसके हाथ की तरफ देखता है और इससे पूछता है कि तुमने ये रिंग फिर से क्यों पहनी है। शॉमिंग कहती है कि मैंने ये रिंग इसलिए पहनी है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि भले तुम किसके भी बेटे हो, मुझे मोहब्बत तुमसे है, ना कि तुम्हारी वेल्थ से। अगर तुम किसी और के बेटे भी होते तब भी मुझे तुमसे इतनी ही मोहब्बत होती और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी नहीं बदलेंगी। ये सुनकर यांगजाओ को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अब नेक्स्ट सीन कमरे का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यहाँ पर अपना बैग सेट कर रही होती है। यांगजाओ आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर ये दोनों यहाँ पर बैठ जाते हैं और यांगजाओ से पूछता है कि मैंने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती। तो शॉमिंग कहती है इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारी जगह पे होती तो मुझे भी इतना ही टाइम लगता। मैं अब तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल सके मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर शॉमिंग यांगजाओ के करीब आती है और इसके हाथ पे दिल बनाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिल का दरवाजा अच्छे के लिए ही बंद किया है और जो कि मैं चाहकर भी नहीं खोल सकती, क्योंकि किसी के भी दिल पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो जब भी तुम्हें लगे तुम अपने दिल का दरवाजा खोल देना। यांगजाओ इसकी बात सुन रहा होता है और ये बात उसके दिल पर जाके लगती है। वो फौरन से खड़ा होता है और शॉमिंग को अपने गले लगा लेता है। फिर शॉमिंग इसे कहती है कि चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, क्योंकि ये पैसा ना ही तुम्हारा है और ना ही मेरा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यांगजाओ कहता है कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसका हाथ पकड़कर अपने फादर की स्टडी में ले जाता है। फिर उनकी ड्रॉज खोलता है और उसमें से एक एनवेलप निकालकर शॉमिंग को देता है। शॉमिंग जैसे एनवेलप खोलकर पढ़ती है वो ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि आज तक मैं जिसे यांगजाओ का फादर समझती थी वो उसके नहीं बल्कि मेरे अपने फादर हैं। ये देखकर भी इसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। तो यांगजाओ इसे बताता है कि मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी, लेकिन अब तक तुमसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए छुपा कर रखा ताकि तुम्हें प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और ये जो कंपनी और सारी दौलत छोड़कर गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और जब तुम इन चीजों को हैंडल कर लोगी तो तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। शॉमिंग इसके मुंह पर उंगली रखकर इसे चुप कराती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी चॉइस हमेशा से तुम थे और तुम ही रहोगे।
ये सुनकर यांगज़ाओ को एहसास होता है कि शॉमिंग उसे कितना ज्यादा चाहती है, तो वो उसे गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट सीन किंग शान का दिखाया जाता है कि वो उसी लड़के से बात कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि शॉमिंग अपनी मॉम के नर्सिंग होम से वापस आ गई है। ये सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि वो अब वापस क्यों आई है। साथ ही गुएंग का दिखाया जाता है कि वो किंग शान के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। जब वो लड़का यहाँ से निकलता है तो ये उसकी पिक्चर्स खींच लेता है और ये पिक्चर्स वो यांगज़ाओ को जाकर दे देता है और यांगज़ाओ ये पिक्चर्स पुलिस में दे देता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसके फादर को किसने मारा है। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगज़ाओ के ऑफिस के अंदर आती है तो यांगज़ाओ उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शॉमिंग इसे बताती है कि यार अभी सब कुछ इतना जल्दी हुआ है जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और मुझे कंपनी की भी टेंशन हो रही है। फिर यांगज़ाओ से पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम को कांटेक्ट किया। जाहिर है जब रिपोर्टर्स यहाँ पर हमें परेशान कर रहे हैं तो उनके घर के बाहर भी जरूर गए होंगे। तो ये कहता है नहीं, मैंने उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया और बेहतर यही होगा कि अभी हम दोनों ना मिलें। तो शॉमिंग इसे समझाते हैं कि अगर रिपोर्टर्स को तुमसे कोई न्यूज़ नहीं मिली तो वो उनको अपना टारगेट बनाएंगे और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। अब नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है कि ये दोनों यांगज़ाओ की मॉम के घर आते हैं। ये यहाँ से बेल बजाते हैं तो अंदर यांगज़ाओ की मॉम डर जाती है। उन्हें लगता है कि रिपोर्टर्स फिर से वापस आ गए और वो इसी डर से गेट नहीं खोलती। फिर शॉमिंग उनको कॉल करती है और बताती है कि हम दोनों बाहर खड़े हैं। तो वो जल्दी से आती हैं और इनके लिए गेट खोलती हैं। वो जैसे ही यांगज़ाओ को देखती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जल्दी से इन दोनों को अंदर कर लेती हैं। यांगज़ाओ अपनी मॉम को अपनी वजह से इतना ज़्यादा परेशान देखकर उन्हें लग जाता है और फिर इनसे माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसकी मॉम भी रोने लग जाती हैं और वो कहती हैं कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने ही तुमको संभाल कर नहीं रखा, वरना आज लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे होते। यांगज़ाओ उनको जिंदगी में पहली बार मॉम कहता है और ये सुनकर वो और भी ज्यादा रोने लग जाती हैं और साथ ही उन्हें खुशी भी होती है। वो कहता है कि हम दोनों सामने रिपोर्टर्स के आगे जाएंगे और अपना सच उनको बताएंगे, इसके बाद वो हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि ये लोग बाहर आते हैं, सामने सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और यांगज़ाओ उनके आगे जाता है। फिर उनके सामने कहता है कि मेरे बराबर में जो ये लेडी खड़ी है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी मॉम है और ज़ो बिल्ली जिनके साथ मैं हमेशा रहा हूँ उन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन इस न्यूज़ के बारे में मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला। इसकी मॉम चुप खड़े होकर सुन रही होती हैं और वो रो रही होती हैं। तो यांगज़ाओ इनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब मुझे जब पता चल गया है कि मैं इनका बेटा हूँ तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से प्रूव करूँगा। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी में मीटिंग हो रही होती है क्योंकि सबको इस बारे में पता चल चुका है कि इस कंपनी के डायरेक्टर यांगज़ाओ के असली फादर नहीं हैं। तो वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अब तुम इस जगह पर नहीं बैठ सकते। गुएंग को इस बात का पता चलता है और वो फौरन से शॉमिंग के पास जाता है, शॉमिंग को बताता है तो शॉमिंग फौरन से वहाँ से निकलती है, साथ ही अपने साथ लॉयर को भी ले लेती है और जल्दी से कंपनी आने की करती है। तो यांगज़ाओ उनसे कहता है कि बेशक मैं कोई भी हूँ, मेरे फादर ये बात बहुत पहले से जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कंपनी में हिस्सा दिया। दैट्स मीन कि वो जानते थे कि मैं कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं मानता और वो कहते हैं कि तुम्हें अभी सीट से हटना पड़ेगा। और एक एक करके सभी एग्री हो जाते हैं कि यांगज़ाओ को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया जाएगा और कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। किंग शान कहते हैं कि अब सभी ने वोट दे दिया है कि यांगज़ाओ को चेयरमैन की कुर्सी से हटा दिया जाए, लेकिन उसकी जगह पर कौन चेयरमैन बनेगा। तो इनमें से एक बोर्ड मेंबर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि चेयरमैन आपको ही बनना है। वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं कि अचानक से शॉमिंग आ जाती है और वो कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। यांगज़ाओ इसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और इसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये अपने साथ लॉयर को भी अंदर लेकर आती है और कहती है कि आप स्टेटमेंट पढ़ दें। फिर लॉयर स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि ज़ो बिल्ली का बेटा यांगज़ाओ नहीं है और साथ ही मेडिकल रिपोर्ट से प्रूफ देते हुए कहते हैं कि उनकी असली बेटी कोई और नहीं बल्कि शॉमिंग है। किंग शान को जैसे ये बात पता चलती है वो सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और एविडेंस हाथ में लेकर देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। शॉमिंग कहती है कि अब इससे साबित हो गया कि ये कंपनी मेरी है और मैं ये कंपनी यांगज़ाओ को देना चाहती हूँ कि चेयरमैन ये बनेगा और इस कंपनी को हैंडल करेगा। किंग शान कहते हैं कि बेटा तुम ऐसे नहीं कर सकती, यांगज़ाओ के पास सिर्फ और सिर्फ 20% शेयर्स हैं और वो खुद यहाँ का चेयरमैन नहीं बन सकता। शॉमिंग यांगज़ाओ के पास आती है और इसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि कुछ टाइम में हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद तो हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर किंग शान बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही यांगज़ाओ को भी हैरत होती है। वो शॉमिंग का हाथ पकड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। फिर ये शॉमिंग को अपने ऑफिस में लेकर आता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मुझसे डिस्कस किए बगैर ये बात यहाँ पर क्यों कही। शॉमिंग कहती है मुझे खुद ही अभी पता चला, इसलिए मैं फौरन से आ गई और तुम्हारी जगह को बचा लिया।
फिर यांग जाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो यांग जाओ कहता है बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये चेयर छीनने के बाद मेरे हाथ से पावर चली जाएगी और मैं तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे सकूंगा। शॉमिंग इसे पीछे से गले लगा लेती है और कहती है कि हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है जब तक हम दोनों एक साथ खुश रह सकते हैं। लेकिन यांग जाओ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, तो ये ऑफिस से निकलकर बाहर आ जाती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि ये घर पे आता है तो देखता है कि शॉमिंग अपने रूम में उदास बैठी है। ये उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि मुझे तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वहीं शॉमिंग भी इससे माफी मांगती है कि सबसे पहले मुझे तुमसे डिस्कस करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। शॉमिंग इससे कहती है कि क्या तुमने इस बारे में सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो यांग जाओ कहता है कि अभी मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। फिर इसे समझाता है कि तुम आइंदा से ख्याल रखना, अब किंगशन को हमारी शादी के बारे में पता चला है तो ये सुनकर वो बहुत परेशान होगा और कुछ न कुछ करने की कोशिश करेगा। ये सुनकर शॉमिंग सैड हो जाती है तो ये उसका हाथ पकड़ता है और इसके फॉरहेड पर किस करता है। फिर इसे अप्रिशिएट करने के लिए कहता है कि जब तुम कंपनी में आई थी तो तुम में बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और करेज था और मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह लग रही थी। ये सुनकर शॉमिंग खुश हो जाती है और कहती है कि जब तक आप मेरे साथ रहोगे मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, और ये कहते हुए इसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि उसे भी यांग जाओ और शॉमिंग की शादी के बारे में पता चला है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड होती है और बार में बैठकर रो रही होती है। इतने में यहाँ पर यांग आता है और इसके बराबर में आकर बैठ जाता है। ये काफी ज्यादा ड्रंक होती है और रो रही होती है, तो वो टिश्यू पेपर निकाल कर इसकी आंखें साफ करने लगता है। लेकिन सुंगलिंग इतनी ज्यादा सैड होती है और वो हमदर्दी के लिए किसी का कंधा चाहती है, तो वो यांग का हाथ पकड़ लेती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया जाता है कि यांग जाओ की मॉम इनके घर आई होती हैं और वो इसे समझाती है कि अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। फिर वो इसे इशारा करती है कि शॉमिंग की तरफ देखो, वो कितनी सैड बैठी है। यांग जाओ शॉमिंग की तरफ देखता है और इससे पूछता है कि जिस तरह मॉम कह रही हैं क्या तुम मेरा साथ दोगी? शॉमिंग कहती है बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह से तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। ये सुनकर यांग जाओ खुश हो जाता है और खड़े होकर शॉमिंग से उसका हाथ मांगता है। ये उसे प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन शॉमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। ये देखकर यांग जाओ भी शॉक्ड हो जाता है कि यार इसे कितनी जल्दी है। ये फौरन से उछलकर उसकी गोद में चढ़ जाती है और यांग जाओ इसे गोल गोल घुमाने लगता है। वहीं इसकी मॉम नीचे बैठी होती है और वो इन दोनों को देखकर हंस रही होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग और यांग जाओ ने कोर्ट मैरिज कर ली है और वो ये सर्टिफिकेट लेकर अपनी मॉम के पास जाते हैं। यांग जाओ की मॉम सर्टिफिकेट देखती हैं और उसमें अपना नाम पढ़ती हैं, तो ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है और खुशी की वजह से उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यांग जाओ कहता है कि अभी तक मैं जो भी आपके साथ नहीं कर सका वो अब मैं करूंगा और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि इतने में यांग जाओ के पास कॉल आती है। वो कॉल सुनता है और फौरन यहाँ से निकलता है। अब कुछ देर बाद का दिखाया जाता है कि यांग जाओ अपने ऑफिस में आता है, तो यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े होते हैं। वो इससे कहते हैं कि आपने हमें जो पिक्चर सेंड की थी हमने उसका पता लगा लिया है। आपके फादर की डेथ से 1 दिन पहले यही लड़का आया था, लेकिन इसने प्लम्बर का कॉस्ट्यूम पहना था। ये सुनकर यांग जाओ शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेरे फादर की मौत के पीछे इसका भी हाथ है? तो ऑफिसर कहते हैं कि देखो अभी ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी पता लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और इनका घर भी बहुत अच्छे से सजा होता है। यांग जाओ ऑफिस से वापस घर आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो शॉमिंग को देखता है और उसे और भी ज्यादा हैरत होती है, क्योंकि शॉमिंग वेडिंग ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और ये सारा डेकोरेशन डॉक्टर और डायरेक्टर ने मिलकर किया होता है। वो इन दोनों को गिफ्ट देते हैं और इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। फिर ये लोग मिलकर खाना खाते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। बातों बातों में यांग जाओ शॉमिंग का हाथ पकड़ता है और इसे कहता है कि जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ी वेडिंग सेरेमनी रखूंगा और उसमें तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगोगी। तो शॉमिंग इसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे कोई भी ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि तुम मेरे हमेशा साथ रहो। यांग जाओ की मॉम वो रिंग शॉमिंग को वापस करती है और कहती है कि ये टियांग कॉन्ग ने दी है। शॉमिंग वो रिंग यांग जाओ के हाथ में पहनाती है और फिर यांग जाओ शॉमिंग के हाथ पे किस करता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे वोमिटिंग्स आ रही होती हैं। फिर शॉमिंग अपने बेड पर आकर बैठती है और कैलेंडर चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं साथ ही ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि सुंगलिंग यांग जाओ के ऑफिस में आती है और इसे एक ड्राइव देती है जिसमें किंगशन के सारे करतूत जमा होते हैं। वो माफी मांगती है कि मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था। तो यांग जाओ से कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे वक्त रहते बता दिया। ये सुनकर सुंगलिंग रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है और अपनी टेबल क्लियर करने लगती है, तो यान इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऑफिस छोड़ के क्यों जा रही हो? तो सुंगलिंग कहती है कि मैंने इतना लंबा अरसा इस ऑफिस में काम किया है, लेकिन अब मुझे इतना ज्यादा पछतावा है कि मैं यहाँ पर और काम नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। किंगशन खड़ा इसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर उसे याद आता है कि अगर आज मैंने इसे जाने दिया तो मैं कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाऊंगा। अब क्योंकि लिफ्ट नहीं खुल रही होती तो यान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे जाता है।
वहीं सुंगलिंग कार में बैठने लगती है और ये उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ। ये कहते हुए इसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन सुंगलिंग कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी नेचर भी बहुत अच्छी है और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। यन इसे कॉन्फेस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे अरसे से पसंद करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सुंगलिंग कहती है कि मैंने बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम बहुत अच्छे और तुम्हें एक अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। ये कहते हुए वो कार में बैठती है और यहाँ से चली जाती है। उसे अपनी गलती का बेहद पछतावा है और वो बहुत जोर जोर से रो रही होती है। अब रात में यांगज़ाओ घर आता है तो शॉमिंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। यांगज़ाओ इसे कंपनी के बारे में सब कुछ बताता है तो शॉमिंग से कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम कर लोगे। यांगज़ाओ को ये अप्रिसिएशन वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो शॉमिंग का हाथ पकड़कर उसे फॉरहेड पे किस करता है और इसे कहता है कि कुछ टाइम में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी हम दोनों को हर्ट नहीं कर सकेगा। फिर शॉमिंग इसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और इसका हाथ अपनी टमी पे रख के कहती है कि तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। इसके ये कहते ही यांगज़ाओ बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर वो समझ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग के चेकअप के लिए ये लोग हॉस्पिटल आए होते हैं। यांगज़ाओ के पास कॉल आती है और जियांगजी से बताता है कि मेरे फादर घर से कहीं चले गए हैं और मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। अब ये लोग घर आ जाते हैं और यांगज़ाओ शॉमिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वो सिस्टर हुआ से कहता है कि अब से सारे खाने न्यूट्रिशियस बनेंगे। शॉमिंग के उठने बैठने खाने पीने हर चीज़ की फिक्र करता है। अब लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग की मॉम इसे दवाई देती है और कहती है इसे पी लो। शॉमिंग कहती है अगर मैं ये पी लूंगी तो मुझे फंक्शन में जाने दोगे, आज टियांगकोंग का फंक्शन है। तो यांगज़ाओ कहता है चलो ठीक है, अगर तुमने ये बाउल खत्म कर लिया तो फिर देखा जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शॉमिंग और यांगज़ाओ टियांगकोंग के फंक्शन में जाते हैं। पीछे से सिस्टर हुआ के पास एक कॉल आती है और वो पूछते हैं कि मैं शॉमिंग का कुलीग बात कर रहा हूँ, मुझे उससे कुछ काम है, क्या वो घर पे है। तो सिस्टर हुआ से बताती है कि वो तो टियांगकोंग के फंक्शन में गई है और उसे एड्रेस भी बता देती हैं। इस कुलीग का फेस दिखाया जाता है तो कोई और नहीं बल्कि किंग शैन होते हैं। ये लोग फंक्शन में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में यांगज़ाओ के पास एक कॉल आती है और कॉल पे बात करने के लिए उसे रूम से बाहर जाना पड़ता है। इतने में एक लड़की रूम में आती है और शॉमिंग से कहती है कि बाहर कोई लड़का आपके लिए बुके लेकर आया है और उस पे साइन करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस रूम के 2 गेट होते हैं, एक से शॉमिंग बाहर निकलती है और दूसरे से यांगज़ाओ अंदर जाता है। वो जैसे ही देखता है कि शॉमिंग यहाँ पर नहीं है, वो फौरन से अपनी मॉम के पास जाता है और उनसे पूछता है। वो बताती है कि बाहर शॉमिंग के लिए एक डिलीवरी आई थी तो वो उसे रिसीव करने के लिए गई है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और भागते हुए बाहर आता है तो वो देखता है कि फूलों का बुके बाहर गिरा हुआ पड़ा है, लेकिन शॉमिंग वहाँ पर नहीं है। तो वो समझ जाता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है। तो वो भागते हुए जाता है और शॉमिंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। काफी देर इंतजार करने के बाद किंग शैन से कॉल करते हैं और कहते हैं कि पुलिस को कॉल मत करना, सारी कंपनी मेरे नाम कर दो, फिर तुम्हें शॉमिंग मिल जाएगी। साथ ही यांगज़ाओ किसी तरह से लोकेशन के बारे में मालूम कर लेता है और फौरन से उस जगह पर पहुंचता है। तो वो देखता है कि उन्होंने शॉमिंग को हाथों से बांधा हुआ है और उसके हाथ पर वो फौरन से चाकू रख लेते हैं। यांगज़ाओ कहता है कि मैंने सारे पैसे तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करवा दिए हैं, तुम फौरन से शॉमिंग को छोड़ दो। वो जमीन पर हथकड़ी फेंकते हैं और कहते हैं कि इसे अपने हाथों में बांध लो। यांगज़ाओ हथकड़ी उठाने आता है और इतने में पीछे से जियांगजी आ जाता है। किंग शैन जियांगजी से बात करने लगते हैं तो वो फौरन से उन पे हमला करता है और शॉमिंग को दूर करता है। फिर देखता है कि शॉमिंग के हाथों में रस्सी बनी है तो उन्हें जाकर खोलने लगता है। पीछे से किंग शैन आते हैं और यांगज़ाओ की कमर में चाकू घोंप देते हैं। ये देखकर शॉमिंग जोर से चिल्लाती है, लेकिन यांगज़ाओ हार नहीं मानता और उनसे लड़ता रहता है। येट के साथ एक स्केटबोर्ड बना होता है और इनकी लड़ाई में वो यांगज़ाओ के सर पे आके गिर जाता है और इसी में ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। शॉमिंग ये देखकर एकदम डर जाती है और वो पानी के पास जाती है। ये पानी में कूदने की कर रही होती है कि पीछे से जियांगजी आता है और इसे रोक लेता है। ये लोग देखते हैं कि पानी में से खून ऊपर आ रहा है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किंग शैन को जेल हो जाती है और यांगज़ाओ को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। उसे इस तरह खून में देखकर शॉमिंग भी बेहोश हो जाती है। फिर इन दोनों को ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है और दोनों का साथ इलाज किया जाता है। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो भी अपना घर खाली कर देती है। यान उसे लेने आता है और वो यान के साथ अपनी बहन के घर पे चली जाती है। कुछ देर बाद जब शॉमिंग को होश आता है तो वो फौरन से यांगज़ाओ के बारे में पूछती है। वो जल्दी से खड़ी होती है और यहाँ से भागने लगती है। सब लोग इसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो बेकाबू हो जाती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो शॉमिंग को समझाते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए ये हरकतें तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं। ये सुनते ही वो चुप हो जाती है और बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद ये यांगज़ाओ से मिलने के लिए उसके रूम में आती है तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि यांगज़ाओ के बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। शॉमिंग बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो कहती है कि प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि शॉमिंग यांगज़ाओ के बराबर में बैठी होती है। अचानक से उसका हाथ हिलता है और वो अपनी आंखें खोलता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी मौजूद होती है तो वो फौरन से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाती है, लेकिन जब तक डॉक्टर आते हैं यांगज़ाओ फिर से बेहोश हो जाता है। फिर डॉक्टर शॉमिंग को बताते हैं कि ये बिल्कुल
कोमा में चला गया है। अगर ये लकी हुआ तो ये उठ जाएगा, वरना हमें इसकी दूसरी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसमें इसकी बॉडी के अंदर एक मशीन लगाई जाएगी और ये उसको यूज़ करते हुए अपनी लाइफ जिएगा। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि कंपनी को जियांगजी और यान संभाल लेते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं। वहीं सुंगलिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन के घर ही रह रही होती है और अपने भांजे के साथ खेल रही होती है। तो यहाँ पर यांग आता है और इससे बात करता है और इसे कहता है कि जो तुम्हारे भाई की कंपनी थी वो मैंने खरीद ली है, अब हम दोनों मिलकर उसे संभालेंगे। अब तक सुंगलिंग को भी इससे मोहब्बत हो चुकी है और इन दोनों की लाइफ बिल्कुल सेट हो चुकी है। वहीं स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर डायरेक्टर भी काफी चेंज हो चुकी हैं। अचानक से लाइट बंद हो जाती है, इनके सारे कुलीग्स आते हैं और इन्हें फ्लावर देते हैं। फिर सामने से डायरेक्टर अंदर चलते हुए आते हैं और उनके हाथ में बुके होता है। वो जमीन पे बैठ जाते हैं और इनको प्रपोज कर देते हैं। फिर जियांगजी का दिखाया जाता है कि वो अपने फादर की कब्र पे आता है और उन्हें बताता है कि मुझे कंपनी का CEO बना दिया गया है। जिन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे थे अब वो कंप्लीट हो चुके हैं और कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है। और लास्ट में हमें शॉमिंग का दिखाया जाता है कि वो अपनी 5 साल की बेटी के साथ बैठी होती है। वो किसी की कब्र पे होती है और कहती है कि आप हमारा साथ छोड़कर चले गए, हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इतने में यहाँ पर कोई आता है और शॉमिंग के कंधे पे हाथ रखता है और ये कोई और नहीं बल्कि यांगजाओ होता है। शॉमिंग की दुआ और उसकी कोशिशों की वजह से यांगजाओ का कोमा खत्म होता है और वो उठ जाता है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाता है और शॉमिंग के फोरहेड पे किस करता है और इसके बाद से इनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। गाइज यहाँ पर हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है एंड आई होप आप सबको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इसके बाद कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी ड्रामाज आपने मुझे बताए हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। अब हम मिलते हैं किसी और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।